हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, मेरा नाम है सी एम अग्रवाल और मैं पढ़ाता हूँ कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम। आज हम लोग सर इस वीडियो के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, जो कई बच्चे सर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन छोड़ के नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या काम करने वाले हैं आज हम? सर हम पिछले 4 अटेम्प्ट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं सर। ए टू जेड, चाहे एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। हाँ बेटा, किसी भी चैप्टर से आया हो, चाहे एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, पिछले 4 अटेम्प्ट के हम लोग कवर करने वाले हैं। और बेटा सबसे अच्छी बात क्या है, हम चैप्टर वाइज चलेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर हम सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर उठा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा इस तरीके से आपका चैप्टर ऑन चैप्टर एक बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा। साथ में आपको पता चलेगा कि यार इंस्टीट्यूट एक्चुअली में क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्वेश्चन तो सारे आसान ही होते हैं, उसमें एक पॉइंट ट्विक कर देता है जिसको हमें समझना है, देखते हुए चलना है। ठीक है जी। तो ओवरऑल बेटा हमारा इस तरीके से सेशन जाने वाला है। बात करता हूं सर मैं अगर इस पीडीएफ की, तो बेटा पीडीएफ का लिंक नीचे दे रखा है, आप पीडीएफ वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें न्यू कोर्स के अंदर हमारे जो अभी तक 4 अटेम्प्ट हुए, चारों अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेटा पूरा सेशन ध्यान से देखना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इन कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। सर इस नंबर पे कौन जवाब देता है? मेरी टीम? नहीं बेटा, इस नंबर पे सीधा मैं ही जवाब देता हूँ, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे से कनेक्ट भी रह सकते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं सर अपना कंपाइलर। और सबसे पहले सर ये हमारा रिजल्ट है लास्ट टाइम का। देखिए AIR 80+ इतने सारे मार्क्स, 70+ इतने मार्क्स, और 100 200 हमारी सर एग्जाम्पशंस आई थी। तो बेटा डेफिनेटली बहुत 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 बेहतरीन रिजल्ट आता है बच्चों का। और इन सभी बच्चों ने सर मेरे को फॉलो किया है, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे ही करे हैं। बेटा जो मेरी रेगुलर क्लासेज और फास्ट ट्रैक क्लासेज है, उसमें मैं चैप्टर खत्म होने के बाद, हर चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों को। क्यों? क्योंकि सर जिससे एक तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ यार जैसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो आते हैं ये क्वेश्चन, तो अगले टाइम में भी तो इसी टाइप के आएंगे, तो मैं कर सकता हूँ। दूसरा सर कुछ कुछ एडजस्टमेंट ऐसी आती है एग्जाम में जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ यार इंस्टीट्यूट इस एडजस्टमेंट को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन, एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट आपका इस सेशन के साथ कवर अप होने वाला है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। देखो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर हमारा सर एक या दो तरीके के क्वेश्चन है जो मेजरली आते हैं। पहला है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और दूसरा है सर सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का क्वेश्चन। तो देखते हैं सर हमारा जो पहला क्वेश्चन है मई 24 अटेम्प्ट में क्या आया था और इसके अंदर क्या हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब उसके पास कितनी कितनी कैपिटल है, कौन सी कैटेगरी में वो बता रखा है। सर इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपये का एक शेयर है, 45 लाख 45 लाख की शेयर है, मतलब सर 4.5 लाख हमारे पास शेयर्स होंगे, क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का है, 45 लाख की शेयर कैपिटल है। बेटा 15% प्रेफरेंस शेयर। 15% का मतलब क्या है सर? इस प्रेफरेंस शेयर्स पे हम 15% डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड किस पे कंप्यूट होता है भाई? सर फेस वैल्यू पे हमेशा। ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कंप्यूट होता है। तो 100 रुपये के शेयर पे हम लोग 15% डिविडेंड दे रहे हैं, और ये हमारे पास शेयर कितने? 36 लाख के, यानी कि सर 36,000 हमारे पास ये शेयर रहे होंगे। ठीक है जी। रिटेन अर्निंग है सर हमारी 32 लाख की। ठीक है, बराबर 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। वो डिबेंचर्स सर जो एक समय के बाद जाके इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि उसे वो कन्वर्ट करा सकता है। तो सर ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा 13% इंटरेस्ट है, अगेन 100 रुपये पे 13% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और 67 लाख के बेटा हमारे पास ऐसे डिबेंचर हैं। तो सर इसका कितना काउंट रहा होगा? 67,000। और बेटा 11% टर्म लोन है, मतलब सर 20 लाख के लोन पे हम 11% इंटरेस्ट दे रखे हैं। तो बेटा ये एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बता रखा है। आगे क्या बोला है ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट इसके अंदर छुपा हुआ है, जहां पे 90% बच्चों ने गलती करी थी। कंपनी इशूड 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 1 अप्रैल 2023। बेटा 1 अप्रैल 2023 को आपने 100 रुपये का डिबेंचर इशू करा, मतलब सर इशू प्राइस 100 रुपीज़, और इसकी मैच्योरिटी थी 6 साल की, बराबर। एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो 1:4। ठीक है सर, डिबेंचर होल्डर के पास, जो इन्वेस्टर है उसके पास सर एक ऑप्शन है
कि भैया मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते तुम इसे कन्वर्ट करा सकते हो 4 इक्विटी शेयर में। मतलब एक डिवेंचर होल्डर एक डिवेंचर ले जाओ, दे जाओ और 4 शेयर ले जाओ, ये ऑप्शन है। ठीक है सर, जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो 25 रुपीज़ है 31 मार्च 2024 को। सर हमने इशू कब करे थे? 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और 1 साल बाद का आपको इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस दे रखा है और ये बोला है कि ये शेयर आपका 6% पे ग्रो करता है। तो अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाऊं, सर 1 अप्रैल 23 को मैंने 100 रुपये का शेयर इशू करा डिबेंचर। ठीक है, 31 मार्च 2023 को सर ये था हमारा 25 रुपये का। ठीक है, और सर 31 मार्च 2029 यानी कि 6 साल बाद बेटा ये हम रिडीम कर देंगे। अब रिडीम करने में 2 ऑप्शन है, या तो भाई कैश ले जाओ 100 रुपये का, या फिर 4 इक्विटी शेयर ले जाओ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम सर इन्वेस्टर के दिमाग से सोचेंगे कि भैया ज़्यादा फायदा किस में है, ज़्यादा वैल्यू का सामान मुझे कहाँ पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा सर, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालूंगा 31 मार्च 29 को और फिर देखूंगा मुझे पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो बेटा आपको 25 रुपये शेयर की वैल्यू दे रखी है। अब दिमाग में क्या आता है, यार 6 साल बाद रिडीम होंगे, तो ऐसा करो 25 रुपये पे 6 साल की ग्रोथ लगा दो यहाँ का प्राइस निकालने के लिए। लेकिन नहीं, वो गड़बड़ कर दोगे आप, क्योंकि बेटा हमें 1 साल बाद का प्राइस दिया है, तो 1 साल तो ऑलरेडी लैप्स हो गया, बचे कितने सर 5 साल। तो बचे हुए 5 साल के लिए हम इस पर ग्रोथ रेट लगाएंगे, यानी कि अगर सर इन्वेस्टर इक्विटी शेयर लेता है तो उसका शेयर उस टाइम कितने का हो जाएगा, हमें बताया सर 25 रुपये का शेयर है और हर साल 6% बढ़ता है। तो 5 साल तक बेटा ये 6% बढ़ेगा। 1.06 इंटू 1.06 2 3 4 और 5 बेटा 5 बार बढ़ेगा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 34.46, यानी कि सर एक शेयर 34.46 का, तो 4 शेयर कितने के हो गए बेटा, सही हो गए 137.84। अब सर आप इन्वेस्टर हो, आप खुद सोचो, आप 100 रुपये का कैश लोगे या 137.84 का आप 4 इक्विटी शेयर लोगे। सर ऑब्वियसली हम 4 इक्विटी शेयर लेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारी जो डिवेंचर्स हैं उसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई सर 137.84। ठीक है जी, चलिए अभी एक ट्विस्ट और है, आएगा। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स इज करेंटली सेलिंग एट 150 पर शेयर। बेटा प्रेफरेंस शेयर बता रखा है आपको कि 8 साल बाद रिडीम होगा और आज की डेट में ये 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मतलब सब मार्केट प्राइस दे रखा है हमें प्रेफरेंस शेयर्स का। द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 10 ईयर GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बॉन्ड पे जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, और जो मार्केट प्रीमियम है वो 8% है, और कंपनी का बीटा है 1.54। सर ये सारा किसने दे रखा है बेटा, ये आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का डेटा दे रखा है विद विच मॉडल, CAPM मॉडल। ठीक है जी, तो CAPM मॉडल क्या कहता है भैया, सर कहता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा माइनस ब्रैकेट में मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बेटा हमें मार्केट प्रीमियम बता रखा है 8%। 8% क्या सर, इन दोनों का डिफरेंस बता रखा है। जब भी वर्ड लिखा है प्रीमियम, प्रीमियम मतलब रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न, सॉरी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कितना हो गया सर 8% हमें ये बता रखा है, 1.54 ये हो गया, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना था 6%। तो ये हमारा टोटल आ गया 8 इंटू 1.54 प्लस 6। बेटा हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो CAPM मॉडल की हेल्प से आ गई है 18.32%। बहुत ही बढ़िया सर। आगे बोला है सर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25% और पर्सनल इनकम टैक्स है 20%। अरे सर पर्सनल इनकम टैक्स कहाँ पे काम आता है, याद करो फॉर्मूला, दिमाग में रिकॉल करो सर, जब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालते हैं तो पर्सनल टैक्स रेट भी काम पे आता है। मैंने आपको क्या बताए थे, मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए थे जब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अलग अलग होती है। पहला क्या था सर, पहला था अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी में माइनस करके लेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में उससे माइनस नहीं करेंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या था सर, जब पर्सनल ब्रोकरेज और पर्सनल इनकम टैक्स दे रखा हो तब फर्क आता है। और तीसरा एक्सेप्शन क्या था, जब आपको न्यू इशू प्राइस और मार्केट प्राइस दे रखा हो
तो आप इक्विटी शेयर के अंदर न्यू इशू प्राइस लेते हैं और आप रिटेन अर्निंग के अंदर मार्केट प्राइस लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये उनमें से हमारा एक रीजन है जिससे केई और केआरई डिफरेंट आएगा। सबसे पहले उसने पूछा है इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो हमें। तो बेटा 18.32 हमने निकाल के बता दिया। देखते सर सॉल्यूशन ने कैसे निकाला है। सेम 18.32 निकाल के बता दिया, बहुत ही बढ़िया। सेकंड उसने पूछा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या था सर, आज की डेट में 150 रुपए का चल रहा है। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखा होता है तो आप मार्केट प्राइस ही लेते हैं। ठीक है सर, 8 साल बाद रिडीम हो जाएगा, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड या वाईटीएम मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन सर साइलेंट है, क्या करूं बेटा, क्वेश्चन साइलेंट है तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा दो, सीधी सी बात है। तो हमने क्या करा सर, प्रेफरेंस शेयर्स में नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 8, नेट प्रोसीड्स है 150 रुपए। सर रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है रिडीमेबल वैल्यू के लिए तो हम 100 रुपए मान लेते हैं। तो 100 रुपए रिडीमेबल वैल्यू हो गई और 15 रुपए का हमारा डिविडेंड हो गया। बेटा हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7% निकाल दिया। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 1 माइनस टैक्स कहाँ गया। अरे भाई वो डिवेंचर में आता है, डिविडेंड के केस में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, कोई टैक्स शील्ड नहीं होती, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला लगेगा विदाउट टैक्स और 7% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे क्या बोला सर, कन्वर्टेबल डिवेंचर की बता दीजिए कॉस्ट कैसे निकलेगी, यानी कि केडी निकालना है। सर कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है। अब देखो सर यहां पे ध्यान से देखना बेटा एक बात, आप किस दिन कॉस्ट निकाल रहे हो, आप 1 अप्रैल को निकाल रहे हो या 31 मार्च को निकाल रहे हो। आप 1 अप्रैल को निकाल रहे हो कि 31 मार्च को। सर हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो 31 मार्च 2024 को निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, 31 मार्च 2024 को कितने नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं डिवेंचर के। सर 31 मार्च 2024 को कितने ईयर्स बचे हमारे पास डिवेंचर के, सर 5 साल। तो जब आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे, यू आर कैलकुलेटिंग ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, तो आप 5 साल रिमेनिंग लेंगे, यानी कि एन आपका 5 साल आएगा। यहां पे सर बच्चों ने मैक्सिमम गलती कर दी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे सर कैश रिडम्पशन वैल्यू है 100 रुपए, शेयर की वैल्यू कितनी है सर, 6% ग्रोथ लगी 5 साल तक, जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटू 25 बेटा 33.46 एक शेयर की वैल्यू आ गई। 4 शेयर की मिला के कितनी आ गई, 133.82। तो सर हर इन्वेस्टर होगा जो 133.82 पे ही रिडम्पशन कराएगा। तो हमारी रिडम्पशन वैल्यू आ गई। नेट प्रोसीड्स एट पार है, एन सर हमने 5 लिया है। बच्चे यहाँ पे 6 ले आते, ध्यान रखो बेटा किस दिन कॉस्ट निकाल रहे हो, उस दिन से रिमेनिंग ईयर्स देखो। इंटरेस्ट बेटा 13% है और टैक्स रेट हमारा 25% है। तो हमने बेटा अगेन आई 1 माइनस टी, आई मतलब सर इंटरेस्ट का अमाउंट पर डिबेंचर 1 माइनस टी, रिडीमेबल वैल्यू सर हमने 133 समथिंग निकाल रखी है, नेट प्रोसीड्स हमारे पास 100 है और एन हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने पूरा फॉर्मूला लगाया और 14.13 अपनी केडी निकाल दी है। ठीक है जी, बढ़िया पॉइंट था। हाँ जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते सर, रिटेन्ड अर्निंग। सर अगर पर्सनल इनकम टैक्स रेट नहीं दे रखा होता तो मैं आंख बंद करके बोल देता भैया के ई इज इक्वल टू के आर ई, सेम ले जाओ, 18% जो भी आई थी आपकी निकल के 18.32 आई थी ना, वो ले जाओ। लेकिन हमेशा पर्सनल टैक्स रेट दे रखा है, तो हमें क्या सर इसको पर्सनल टैक्स रेट से कम करना पड़ेगा, 14.66% करना पड़ेगा। आपने देखा 20% से हमने कम कर दिया। ठीक है, इन्होंने नीचे ले रखा है कि हम बराबर भी ले सकते हैं ना, भैया जो चीज है सो है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, 20% से कम करना है, तो 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट करके हमने ये कर दिया है। चलिए इसके बाद क्या पूछा है भाई हमसे, टर्म लोन की कॉस्ट कितनी है बताओ जी, केटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। बहुत सिंपल है सर, 11% हम ब्याज दे रहे हैं और इस पे हमें 25% टैक्स बेनिफिट मिल रहा होगा। तो 1 माइनस 0.25 कितना आ गया, यह आ गया सर 8.25%। तो बेटा इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सारी कॉस्ट निकाल दी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने 6 मार्क्स अपने स्कोर कर लिए हैं। और बेटा ज़्यादातर देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आता है, जो ट्रेंड देखोगे आप पिछले एग्जाम का, तो पहला ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारा इतना बढ़िया हो जाए उससे बढ़िया बात ही है। तो इसके साथ बेटा हमारा मई 2024 का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे पता है जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है 99% चांस था वो सही करता, 1% चांस था
कि वो नंबर ऑफ ईयर्स 5 की जगह 6 ले लेता। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आपने मेरी वीडियो देख ली है। चलिए नेक्स्ट आते सर क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ टी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। डेट्स का खास ध्यान रखेंगे क्योंकि बेटा डेट से आपके आंसर बदल जाते हैं। ठीक है, तो बेटा 1 अप्रैल 2024 को आपका डेटा दे रखा है, इक्विटी शेयर 10 रुपए का 50 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख शेयर रहे होंगे सर। 10% डिवेंचर्स, 100 रुपए पर डिवेंचर्स, मतलब 10% इंटरेस्ट देते होंगे, और 40,000 शेयर रहे होंगे हमारे पास, सॉरी डिवेंचर, और प्रेफरेंस शेयर बेटा 12% हम डिविडेंड देते हैं। और उन्होंने खुद ही बता दिया 10,000 शेयर हैं, हमें क्या ही निकालने, फिर भी लिख देते 10,000 शेयर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। सबसे पहले बोला था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सर जैसे ही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बताया हमें पता चल गया भाई यहाँ पे CAPM मॉडल निकालने वाला है, मतलब सर KE की लाइफ तो सेटेड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई पंगा नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया RF है हमारा 10%, बीटा है 1.75%, मार्केट पोर्टफोलियो पे यानी कि RM बताया है 12%, और आपको बताया इक्विटी शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 70 रुपये है। तो आप क्या करेंगे सर, CAPM मॉडल के हिसाब से KE निकाल देंगे, कितनी आएगी सर, 10% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, 1.75 बीटा है सर, मार्केट रिटर्न RM आपको बता रखा है 12% माइनस 10%, तो कितना आ गया भाई ये 2 इंटू 1.75, 3.5 प्लस 10, 13.5% हमने KE निकाल दी है सर। इससे आसान 2 मार्क्स हो नहीं सकते पूरे FM में। चलिए हमेशा मार्केट प्राइस बता रखा है 70 रुपये, क्या करेंगे मार्केट प्राइस का देखेंगे आगे क्या करिएगा। द डिबेंचर्स आर ट्रेडिंग एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 80 रुपीज। लो जी, डिबेंचर का भी मार्केट प्राइस बता रखा है, इनके डिबेंचर भी लिस्टेड है। द डिबेंचर आर रिडीम आफ्टर 5 years एट पार। सर 5 साल बाद एट पार मतलब 100 रुपये पे ही रिडीम हम कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बेटा 5 साल बाद हम 5% प्रीमियम यानी कि 105 रुपये में रिडीम करेंगे। प्रेजेंटली सेलिंग एट 104। बेटा करंट मार्केट प्राइस मतलब सर डिबेंचर का भी मार्केट प्राइस दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी दे रखा है, और इक्विटी शेयर का भी दे रखा है। कंपनी का टैक्स रेट है बेटा 30%। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लो जी YTM मेथड पे करनी है। क्वेश्चन लंबा करने का तरीका इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। जब इंस्टीट्यूट को पेपर लंबा करना है तो YTM मेथड बोल देगा, तो चलो सर YTM से ही करना पड़ेगा। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हमें 10% और 14% के, तो सर ये बड़ी अच्छी बात है, हमें पता चल गया है YTM 10% और 14% के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। चलिए वो कह रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू के वेट की बेसिस पे, बड़ा अच्छा पॉइंट सर इसमें हम सीखेंगे, क्वेश्चन के अंदर आता होगा आपको ऑलरेडी, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो बेटा मैं रिवाइज करा दूंगा। चलिए तो सबसे पहले हमने निकाला सर CAPM मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हमारी 13.5 निकल के आ गई है। चलिए जी कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट सर कैसे निकलेगी सर, 10% हम इंटरेस्ट देते हैं यानी कि 10 रुपये हम इंटरेस्ट देते हैं सर। अभी करंट मार्केट वैल्यू है हमारी 80 रुपये, तो नेट प्रोसीड सर हम 80 लेंगे, और बेटा जो हमारा रिडीमेबल वैल्यू है वो कितनी है सर, एट पार है, वो 100 रुपये ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम KD की बात करें, हमने सर 0 पीरियड पे माना हमारे 80 रुपये के इनफ्लो हुए, 1 से 5 साल हम 10% इंटरेस्ट देंगे 100 रुपये पे यानी कि 10 रुपये, और उस पर 30% टैक्स बेनिफिट यानी कि नेट आउटफ्लो हमारा हर साल 7 रुपये का जाएगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, नेट ऑफ टैक्स शील्ड। और रिडम्पशन पे सर 5 साल के एंड पे हमें 100 रुपये और देने होंगे। तो हमने क्या करा, 0 पीरियड पे 80 का इनफ्लो, ठीक है, 1 to 5 हमारा आउटफ्लो 7 रुपये का, और 100 रुपीज़ का आउटफ्लो। ठीक है, हमने सर 10% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिए, NPV निकाल दी। हमने सर 14% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिए, NPV निकाल दी। सर एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, अब हमें इसके बीच का रेट निकालना है। तो क्या करते सर, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाई NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, और मल्टीप्लाई कर देते सर हायर रेट माइनस लोअर रेट, जो भी इन दोनों के बीच में गैप है। सर ये फॉर्मूला क्या है, हायर रेट लोअर रेट, अरे छोड़ो फॉर्मूला, मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं। देखो एक लाइन बनाओ, आप 8.630 NPV पे हो जब आप 10% पे डिस्काउंट कर रहे हो,
जब आप 14% पे कर रहे हो तब आप -4.076 पे हो। आपको पहुंचना कहाँ है? आपको पहुंचना है सर जीरो पे। आपको जीरो वाला रेट चाहिए ना? हाँ जी सर, जीरो पे पहुंचना है। तो मैं कह सकता हूं यार 10% तो मेरा रेट होगा ही होगा, साथ में मुझे इतना कवरेज चाहिए, इतनी कवरेज में से। तो इतनी कवरेज कितनी है सर? 8.630। सर इन दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा? +8 से आपको -4 पे जाना है, तो दोनों के बीच का गैप कम से कम 12 रुपए होगा। होगा नहीं होगा? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो 8.630 माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारा 4.076। 8.630 प्लस 4.076 बेटा ये आ गया 12.706 मल्टीप्लाई बाई सर दोनों रेट के बीच का गैप जो कि है 4%। तो हमारा कितना आ जाएगा ये? 8.630 डिवाइड बाई 12.706 इंटू 4% प्लस 10। बेटा ये आ गया हमारा 12.716 या फिर 12.72% लिख सकते हैं। तो बेटा YTM मेथड के हिसाब से हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल दी है। तो आप देखेंगे इनका भी 12.72% आ रहा है। ठीक है, फिर सर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगला इंस्ट्रूमेंट है सर प्रेफरेंस शेयर्स। सर इन्होंने बताया नहीं किस मेथड से निकालना है, तो किस मेथड से निकालोगे भाई? अगर बताया नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपल इन्होंने क्या करा है सर, फॉर्मूला लिखा है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बेटा आपका? सर 12% है तो 12 रुपये आ गया। रिडीमेबल वैल्यू सर हमें बोला है 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो 105 रुपये। करंट मार्केट प्राइस है 104 रुपये डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल, और नीचे आ गया हमारा दोनों का एवरेज, तो 11.67 आ गया है। तो बेटा हमारा KE आ गया, हमारा KD आ गया, हमारा KP आ गया। अगर हम ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें सर ये सारी चीज़ें बता रखी। सर क्या यहाँ पे रिटेन अर्निंग है? सर नहीं है। अगर होती तो उसकी भी कॉस्ट निकाल देते। ठीक है, अब इन्होंने हमसे बोला क्या है? वैक निकाल दो मार्केट वैल्यू रेट पे। तो हमने सबसे पहले क्या करा? हमने मार्केट वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि 70 रुपये, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू मार्केट प्राइस पर डिवेंचर, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस प्लस पर प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेटा हमने इनकी मार्केट वैल्यू निकाल दी। सर अगर क्वेश्चन बोलता बुक वैल्यू पे करना है तो क्या करता मैं? सर अगर मुझसे क्वेश्चन कहता कि बुक वैल्यू पे वैक निकालो तो मैं सिंपल ये वैल्यू ले लेता और इसके बेसिस पे वेट्स निकाल देता। अभी सर मार्केट वैल्यू पे बोला है तो मार्केट वैल्यू ले ली, उसके वेट्स निकाल दिए, उसकी कॉस्ट ली मैंने और वैक निकाल दी 13.39%। तो सर इससे बढ़िया क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। अब मन में लड्डू फूट रहा है कि सर हमारे एग्जाम में भी ऐसी आ जाए। बेटा 99% चांसेस यही आएगा। देखो बच्चे कहते हैं सर पेपर डिफिकल्ट आता है बिल्कुल आता है। सर पेपर लेंदी आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन सर पेपर कभी भी इतना खतरनाक नहीं आता कि 80% पेपर आपको ना आता हो सकता है सर एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है 2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो, लेकिन सर 80% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो सर हमारे पढ़े हुए होंगे। और अगर आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लिस्ट करके जाओगे तो उसमें तो डेफिनेटली आपको 90% पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो कभी भी ये सोच के मत जाना यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। इट्स जस्ट वन क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट आपके माइंड से प्ले कर रहा है, एक क्वेश्चन आपको खतरनाक देके। ठीक है, और इंस्टीट्यूट हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन खतरनाक देता है, इसलिए वो केस बेस्ड MCQ में आपसे मजा लेता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी वो लेंदी देता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें बाद में करना चाहिए। चलिए क्या कहा था मैंने, साथ में और भी ज्ञान मिलेगा आपको बहुत सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ KPS सितंबर 24 में। बेटा ये हमारा MCQ है, देखो कितना प्यारा MCQ है। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। The capital structure of KPS Limited includes 5 lakh equity share of ₹10 each. The market price of equity share cumulative dividend is 75 per share. सर cumulative dividend क्या होता है? सर आज रिलायंस ने शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया अपने शेयर पे, तो आप देखोगे सर कुछ उसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से सर? जितना डिविडेंड है, तो उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड। ठीक है, तो अगर सर हम अपने इस चैप्टर की बात करें तो अगर हम कहीं पे भी शेयर प्राइस यूज करेंगे तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड वाला नहीं करेंगे, हम एक्स डिविडेंड करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड दे रखा है, एक्स डिविडेंड प्राइस कैसे निकलेगा? सर एक्स डिविडेंड मतलब होता है विदाउट डिविडेंड कितना प्राइस है। तो बेटा अगर आपको क्यूमुलेटिव डिविडेंड प्राइस दे रखा है उसमें से आप डिविडेंड माइनस कर देंगे, आपका एक्स डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला बेटा 75 रुपीज पर शेयर है,
कंपनी ने डिक्लेयर करा है डिविडेंड 6 रुपये पे करने के लिए, जो कि नेक्स्ट 3 दिन के अंदर पे हो जाएगा। कंपनी की हिस्ट्री की अनुसार कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है डिविडेंड पे, और सर नेक्स्ट ईयर में 7.59 पे करेंगे। मतलब सर ये क्या है आपका D1 है, ठीक है। ये क्या है सर आपका D0 है। द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विल बी मेंटेन इन द फोर्सेबल फ्यूचर। वो कह रहे हैं जो भी ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहेगा फ्यूचर के अंदर। ग्रोथ रेट कितना है बेटा सर 6 रुपए से बढ़ के 7.59 हो गया, यानी कि एक साल में 1.59 आपका डिविडेंड बढ़ गया है। तो कितना परसेंट बढ़ा सर 1.59 डिवाइडेड बाई 6, सर 26.5% का ग्रोथ रेट है कंपनी का। अरे भाई किसके शेयर है ये पता करा जाए जरा, ठीक है जी। तो 26.5% का ग्रोथ रेट है, ठीक है जी। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भैया बता दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है D1, D1 है 7.59 डिवाइडेड बाई सर हमारी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कैसे लेंगे 75 नहीं लेंगे, 75 में से भाई 6 माइनस कर देना, एक्स डिविडेंड प्राइस ले लेना प्लस 26.5 तो ये आ जाएगा 7.59 डिवाइड बाई 75.6 प्लस 26.5। बेटा ये आ गया 37.5 सॉरी एक सेकेंड 1.59 डिवाइड बाई 6, 26.5 हमारी ग्रोथ रेट है, 7.59 डिवाइड बाई 69 यह आ गया हमारा 10.86 प्लस 26.5। बेटा ये आ गया 37.37, ठीक है। ये 37.37 हमारा रेट निकल के आ गया। अब सर 37.37 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमने नियरेस्ट वाला टिक कर दिया है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपके 2 नंबर 2 मिनट में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते सर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू CMC लिमिटेड क्या दे रखी है बेटा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे 20 लाख रुपीज, बुक वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स 1 करोड़, बुक वैल्यू ऑफ टर्म लोन जिसपे 12% इंटरेस्ट देते हैं हम 25 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेटा एक इक्विटी शेयर 55 रुपये का है, कन्वर्टेबल डिवेंचर 108 रुपये का है, फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर की 10 रुपये कन्वर्टेबल डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। बीटा कोफिशिएंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ CMC लिमिटेड। सर बीटा कोफिशिएंट कहाँ पे यूज होता है, अरे CAPM मॉडल में होता है दोस्त, तो ये वो दे रखा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 4.5%, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या है सर RM नहीं सर, ये आपको RM माइनस RF दे रखा है, और रेट ऑफ टैक्सेशन आपको दे रखा है। पूछा क्या यार, द कंपनी एक्सपेक्ट दैट द शेयर प्राइस विल राइज इन फ्यूचर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6% per annum. The 10% convertible debentures of 100 will be converted in 6 years time into equity shares in the ratio 1:4. बेटा जो डिबेंचर है वो 1:4 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे 6 साल बाद, और जो आपका शेयर है वो 6% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। यानी कि अगर मैं 6 साल बाद की वैल्यू निकालूं तो 55 रुपीज़ पे मैं 6% का एप्रिसिएशन निकालूंगा 6 साल तक, ठीक है। यहाँ पे वो डेट वाला लफड़ा नहीं है जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। चलिए आगे क्या बोल रखा है सर, मार्केट वैल्यू है 12% हमारी बैंक टर्म लोन की। आपको क्या कैलकुलेट करना है, उन्होंने कहा CAPM मॉडल लगा के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दो। अरे हमें CAPM मॉडल नहीं बताया होता तो भी हम वही निकालते, ठीक है। तो CAPM मॉडल क्या कहता है सर, हमारा रिस्क फ्री कितना है सर 4.5, बीटा कोफिशिएंट है 1.5 और सर 9% है हमारा ये। तो 9 × 1.5 13.5 और 4.5 कितना होता है भाई सर 18%। तो पहले पार्ट का सर हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18%। लीजिए 2 नंबर आपकी अंटी में आ गए हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होगा ना, कई बार अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट भी होगा तो पूरा नहीं होगा, हो सकता है एक आध स्टेप हो। तो फोकस करो यार, जितने आते हैं वो तो हम अच्छे से कर लें। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमें निकालना है सर, निकाल देंगे, फॉर्मूला में पता है, रिडीमेबल वैल्यू पे हम काम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें सर, हमारी शेयर की वैल्यू है आज 55 रुपये, 6% से 6 साल की ग्रोथ लगाई तो बन गया 78 रुपीज़। सर एक डिबेंचर के बदले 4 शेयर मिलेंगे, तो हमने कहा भैया रिडीमेबल वैल्यू है 312। अरे यार 100 रुपये कैश में मिलेंगे, इक्विटी शेयर 312 में मिलेंगे, तो कौन कैश लेगा भाई, इक्विटी शेयर लेंगे हम 312 रुपये का, तिगुना पैसा मिल रहा है, ठीक है।
सर अभी मार्केट वैल्यू है 108 रुपये, तो हमने क्या करा, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या लेते हैं सर हम, देखो नेट प्रोसीड्स का ना मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। हम लेते हैं एक्स माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड्स, ठीक है। एक्स माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स लेना आपको हर क्वेश्चन में। सर ये एक्स क्या है, ध्यान से देख लो, फर्स्ट प्रायोरिटी है न्यू इशू प्राइस, मतलब अगर सर मैं नया इशू कर रहा हूं, आज की डेट में इशू कर रहा हूं, तो उसको मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसे दूंगा, मार्केट प्राइस। अगर सर न्यू इशू प्राइस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस लूंगा। मार्केट प्राइस भी नहीं है क्वेश्चन में, तो जो ओरिजिनल इशू प्राइस था, मान लो सर मैंने पहले 100 रुपए का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम पे बेचा था, तो 105 रुपए ले लूंगा। और बेटा अगर ये भी नहीं है तो फेस वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस फॉलो होगी सर हर सिक्योरिटी के केस में, चाहे डिबेंचर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे इक्विटी शेयर हो। सबसे पहले आप ढूंढेंगे न्यू इशू प्राइस। इस क्वेश्चन में न्यू इशू प्राइस नहीं है, तो हमने क्या ले लिया सर, मार्केट प्राइस ले लिया, ठीक है। मार्केट प्राइस था, सर ये भी नहीं होता तो ओरिजिनल इशू प्राइस देते, सर ये भी नहीं होता तो फेयर वैल्यू देते। इसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट हम माइनस करेंगे, जो भी ऊपर प्राइस लोगे आप, जैसे सर यहाँ पे हमने मान लो मार्केट प्राइस लिया, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी इसी पे कंप्यूट होगी, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ने कुछ बोला ना हो। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया मार्केट प्राइस इज 110 रुपीज, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%, तो आप क्या करेंगे, 110 रुपए पे 5% फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि 5.5 रुपीज कंप्यूट कर देंगे। क्वेश्चन ने बोला मार्केट प्राइस इज 110 रुपीज एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑन फेस वैल्यू, तो आप क्या करोगे, तब बेटा उस केस में आप 5% फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपए पे कंप्यूट करोगे और इस तरीके से नेट प्रोसीड्स निकालोगे। तो ये बेटा मैंने आपको बहुत अच्छा सा एक ट्रिक बता दी है, इस वजह से आप कहीं भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। आप देखोगे जो इंस्टीट्यूट के पुराने सॉल्यूशन है, वहां पे सर ये प्रेफरेंस सारी ऊपर नीचे कर रखी है। आज की डेट में पिछले 2-3 अटेम्प्ट से यही प्रेफरेंस फॉलो हो रही है, तो आपको भी यही फॉलो करनी है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे रिडीमेबल वैल्यू आ गया, नेट प्रोसीड में हमने सर मार्केट प्राइस ले लिया, फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे थी नहीं, होती तो माइनस करते थे। ये सर एन आ गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, और ये हमने ले लिया एवरेज प्राइस। तो सिंपल सा फॉर्मूले के अंदर हमने सारी चीज़ें वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे सर, वो कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन। बेटा बैंक कितने का, 12% का सर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इस पर हमें टैक्स शील्ड मिल जाएगी, तो 12%, इस पर हमें 30% टैक्स शील्ड मिल गई, 8.4% आ गया है, ठीक है जी। बहुत सिंपल था सर, फ्री के नंबर। तो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू वेट से हमारे बता दो क्या निकल के आएगा। मार्केट वैल्यू वेट कैसे आएगा सर, देखो मेरे पास मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की, मेरे पास मार्केट वैल्यू है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की, तो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर है सर, 20 लाख शेयर है, तो इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ऐसी बेटा अगर डिवेंचर की बात करूं तो 100 रुपये का डिवेंचर है 1 करोड़, यानी कि 1 लाख डिवेंचर है, इसकी भी मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे मार्केट वैल्यू ये इक्विटी शेयर की आ गई, कैसे सर, 20 लाख इंटू 55, सर 1 करोड़ 8 लाख कैसे आई सर, 108 रुपये वैल्यू है, 1 लाख शेयर है, और टर्म लोन तो सर जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, इसमें कुछ अलग अलग नहीं होता है। सर इसके बेसिस पे इनके वेट्स निकाल दिए, इनकी कॉस्ट हमने निकाल रखी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई है। तो सर पिछले 4 अटेम्प्ट देख चुके हैं हम लोग, 3 अटेम्प्ट देख चुके हैं, हमने सर क्या देखी, एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी, हमने देखी सर हर बार हमसे या तो कॉस्ट निकलवाई जा रही है या उन कॉस्ट के बेसिस पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलवा दी जा रही है। तो मतलब सर ये तो श्योर है इसमें क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, लेकिन बस ये श्योर नहीं होता कि एडजस्टमेंट कौन सी आती है। तो बेटा अगर आपको एडजस्टमेंट सारी सीखनी है ना, तो आप, मैंने एक 3 घंटे का बेसिक टू एडवांस लेक्चर रिकॉर्ड करा है हर चैप्टर का, ठीक है। उसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट, सारी एडजस्टमेंट और 20 बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं सर, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा आपको। चलिए देखो, इन्होंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दे रखा है कि अगर आप नेट प्रोसीड 100 रुपये लेके चलो, लेकिन भाई क्यों करना, अपना सर यही प्रेफरेंशियल हमें याद रखनी है, ठीक है। ये हमें प्रेफरेंस याद रखनी है कि कैसे कैसे फर्स्ट पे किसे देना है, सेकंड पे किसे देना है। सर ये तो इंस्टीट्यूट दयालु है, यहाँ पे दे दिया नेट प्रोसीड 100 पे, नहीं देता तो क्या कर लेते आप, नहीं कर पाते ना कुछ। सर यहाँ तो हम बेसहाय हो जाते हैं इंस्टीट्यूट के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, मई 25 में आया हुआ है एमसीक्यू, क्यू लिमिटेड इज प्लानिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। प्लान कर रहा है मतलब ये दिया नहीं है, फ्यूचर में देगा ये डिविडेंड, तो ये D1 हो गया। ग्रोथ रेट कितनी है, 8%। सर मार्केट प्राइस है 51,
फ्लोटेशन कॉस्ट है 1%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो। सर अगर ये 2 मार्क्स में आया तो फ्री के 2 मार्क्स है, अगर ये 1 मार्क्स में आया तो जस्टिफाई करता है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना है 8%, तो बेटा कितना आ गया 12%। 12% हमारा आंसर आ गया है। सर यही तो होती है टाइम सेविंग, जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है उतनी जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14, मई 25 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। और इस टाइप का क्वेश्चन बेटा मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कवर कराया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका स्टडी के अंदर भी है। तो चलिए सर देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन आया मई 25 के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है मैं बी लिमिटेड का 31 मार्च 2025, मिसिंग फिगर वाला है। इक्विटी शेयर है बेटा 10 रुपये फेस वैल्यू है 14 लाख रुपए के, यानी कि 1.4 लाख इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर है बेटा 10% के 1000 रुपये के, यानी कि 1000 शेयर से हमारे पास प्रेफरेंस शेयर के, जिसपे हम 10% डिविडेंड देते हैं। डिवेंचर है बेटा 100 रुपये ईच, यानी कि 9,600 हमारे पास डिवेंचर है, और बैंक लोन है 6,40,000। हमसे बोला सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 14%। अरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में लग रहा है CAPM मॉडल बड़ा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। बेटा 14% है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि RF। RM है 19% और बेटा है सर 1.20। तो सर KE निकाले बेगा तो मेरे हाथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चलो फटाफट KE निकाल देता हूँ। बीटा है 1.2 और प्रीमियम हो गया 19% माइनस 14%, यानी कि 5% का प्रीमियम हो गया। तो बेटा KE निकल के आ गया मेरा 20%। लो जी इंस्टेंट हमारा सर KE का काम हो गया। 10% प्रेफरेंस शेयर से जो रिडीम होंगे 3 साल बाद इतने प्राइस पे, तो ये हमारी रिडीमेबल वैल्यू आ गई बराबर। चलिए अब देखो सर ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बेटा डिवेंचर पे जितना इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा डिवेंचर पे, तो मान लो अगर X% हमारा इंटरेस्ट है डिवेंचर पे, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर सर हमारा X% है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1.3x है, ऐसा बता रखा है कुछ हमें इस लाइन में। सर डिवेंचर जो हमारे 5 साल बाद रिडीम होंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट है 4 रुपये पर डिवेंचर। ठीक है जी, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे नेट प्रोसीड्स निकालते हुए। टैक्स रेट है 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% दे रखी है। मतलब सर जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो हमें पहले से ही बता रखा है कि 14% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी, यानी कि वैक आपको बता रखा है। वो कह रहे हैं क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दो। निकाल दी भाई, तुम्हारे पूछने से पहले निकाल दी हमने। वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल दो यूजिंग YTM मेथड। लो जी YTM मेथड, यहाँ पे क्वेश्चन लंबा करने की साजिश करी गई है आपके साथ। और वो कह रहे हैं डिबेंचर की कॉस्ट बता दो यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम डिबेंचर की कॉस्ट भी निकाल देंगे। और वो कह रहे हैं बैंक लोन पे कितना इंटरेस्ट है वो भी बता दो। उसने कहा 10 और 14% पे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर है, यानी कि सर मुझे पता चल गया YTM में किसके बीच में रेट लेने हैं, 10 और 14। तो मई 25 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दी। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर, आज 1000 रुपये आए, ठीक है, नेट प्रोसीड्स मैंने 1000 रुपये ले ली। सर 3 साल तक मेरे 100 रुपये डिविडेंड जाते रहे। सर यहाँ पे आपने टैक्स शील्ड क्यों नहीं ली? अरे भाई डिविडेंड पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, 100 रुपये का ही आउटफ्लो रहता है, और रिडीमेबल वैल्यू है हमारी 1065.40 हमें दे रखा है। तो हमारे सर इनिशियल से लेके एंड तक के आउटफ्लोज आ गए। इस पर हमने सर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाए और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। सर एक जगह आ रही है 48 प्लस, एक जगह आ रही है 48 माइनस। वही सर हमें क्या करना है, हमें सर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना है। देखो लिखने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में खुद इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला नहीं दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इस केस में कह रहा हूं मैं, इंटरपोलेशन के केस में। कभी कह दो हर केस में सर ने मना कर दिया, ना, सिर्फ इंटरपोलेशन के केस में मैंने मना करा है कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो सर IRR हमने YTM कैसे निकाला है, लोअर रेट। हमें कहाँ पे पहुँचना है, हमें सर यहाँ से 0 पे पहुँचना है, 48.82 डिवाइडेड बाई सर इन दोनों के बीच का गैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस दोनों रेट का गैप। तो बेटा 12% हमारा YTM मेथड से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकल के आ गई है। चलिए अब सर बात करते हैं बैंक लोन की कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कितनी होगी? अगर सर 1.3x है इंटरेस्ट रेट और हमारा उस पर टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, 30% का, तो हमारी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन x की टर्म्स में कितनी आ जाएगी,
सही आ जाएगी 0.91x। ठीक है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन हमारी इतनी आ रही होगी, हाँ जी 0.91x। सर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी निकालते, देखो बेटा डिबेंचर की कॉस्ट हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी, हम x की वैल्यूज में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो ये तो बैंक लोन की निकाल रखी है, अब हम केडी निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से, क्योंकि सर रिडीमेबल है तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा ना गुरु। चलिए, तो बेटा सबसे पहले आते हैं इंटरेस्ट। अब बच्चे यहाँ पे पता है क्या गलती करते हैं, सबसे पहली गलती कर देंगे मेरे भोले भोले बच्चे, सर वो इंटरेस्ट पे ले लेंगे एक्स। क्या एक्स इंटरेस्ट है? नहीं सर, इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100x लेंगे। ठीक है जी, तो आपने 100x ले लिया, इस पे दे दिया टैक्स बेनिफिट, इस पे आगे रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ बताया नहीं तो 100 ले ली। सर हमारी नेट प्रोसीड, बेटा देखो नेट प्रोसीड आपको क्या बताया था सर, फ्लोटेशन कॉस्ट है 4 रुपए और मार्केट प्राइस कुछ बताया नहीं था, तो हमने क्या करा, फेस वैल्यू में से 4 रुपए लेस कर दिए और हमारा क्या लग गया, हमारी नेट प्रोसीड आ गई। मैंने नेट प्रोसीड में क्या दिया था, सबसे पहले न्यू इशू प्राइस दे रखा है, नहीं दे रखा, इग्नोर। सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, मार्केट प्राइस दे रखा है, नहीं दे रखा, इग्नोर। थर्ड प्रेफरेंस क्या थी, सर हमारा ओरिजिनल इशू प्राइस दे रखा है, नहीं दे रखा, इग्नोर। चौथी चीज क्या है सर, फेस वैल्यू, तो हमने फेस वैल्यू ले ली और उसमें से फिर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी। डिवाइड बाई कितने साल का है सर, 5 साल में रिडीम हो जाएंगे। 100 + 96 डिवाइड बाई 2। बेटा जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो आपकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितनी आई, 70x + 0.8 डिवाइड बाई 98। ठीक है जी, अब हमने क्या करा, हमने वैक की टेबल बनाई, हमने सर कैपिटल का अमाउंट लिखा, उसके बेसिस पे वेट लिख दिए और उसके बेसिस पे हमने चारों की कॉस्ट लिख दी। ठीक है, जिसकी एक्स में पता थी यार उसकी एक्स में लिख दी और जिसकी एब्सोल्यूट पता थी उसकी एब्सोल्यूट लिख दी। सर ये हमारी वेटेड कॉस्ट निकल के आ गई और हमें पता है इन सब का टोटल 14% के बराबर आएगा, तो हमने क्या करा, इन सब का टोटल हमने 14% के इक्विवेलेंट रख दिया। फिर बेटा हमने x को सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 12%, यानी कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो 12% है। तो सर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कितना होगा, 1.3 ऑफ 12%। मैथमेटिकल इक्वेशन है तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है जी, 15.6% आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये आना है हमारा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमें सर ये दे रखी थी, इसमें आप इंटरेस्ट की परसेंटेज रख दीजिए, आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी आ जाएगी। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 1 मिनट का पॉज लेंगे और फिर मिलते हैं बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर लीवरेज के साथ। चलिए जी आ गए आप लोग वापस, आप लोग कहाँ गए हो सर, मैं ही वापस आया हूँ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं सर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा छोटा सा बड़ा प्यारा सा लीवरेज। लीवरेज चैप्टर बेटा 99.999999% ऑफ द टाइम्स बहुत ही आसान चैप्टर आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर की वेटेज बेटा अप्रॉक्स 5 से 6 मार्क्स के आसपास रहती है, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं इसमें किस किस तरीके के भिन्न भिन्न प्रजाति के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, अल्फा लिमिटेड हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा अगर सेशन में मजा आ रहा हो, इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही है और एक बड़ा अच्छा रिवीजन हो रहा हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और जो मेरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है बेटा मेरा CMN अग्रवाल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आप लोगों की तैयारी कराते हैं और रिजल्ट देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस लेवल की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। देखो 0 टाइम वेस्टेज और 100% पढ़ाई मेरा मुद्दा रहता है। ठीक है सर, टाइम वेस्टेज क्यों करनी भाई, आपका भी टाइम अनमोल है, मेरा भी टाइम अनमोल है। ठीक है, तो वी फोकस ऑन स्टडीज, इधर उधर की पढ़ाई, गाने गाना, अपने बैंक बैलेंस बताना, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है जी, चलिए सर एक्टिंग करके दिखा दो, अरे सर एक शेर सुना दो, वो सब एग्जाम के बाद करते हैं अपन, एग्जाम तक कोई इधर उधर की बातें नहीं। चलिए, अल्फा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 25,000 शेयर है बेटा, 100 रुपये का एक शेयर है। 10,000 डिवेंचर है। सर क्या दे रखा क्वेश्चन, अरे पढ़ तो लो यार। सेल्स दे रखी था 50 लाख यूनिट्स, रुपीज में नहीं, 50 लाख यूनिट्स बेचते हो आप, जो कि एक यूनिट है 20 रुपये की। सर 12.5 रुपये पर यूनिट आपकी कॉस्ट है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है 175 लाख। चलिए आगे क्या बोल रखा है, ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इन द सेक्टर।
अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट द सेल में डिक्लाइन 15 to 20%। सर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि इनकी सेल 15 से 20% गिर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं मार्केट में। हाउएवर सेलिंग प्राइस एंड अदर कॉस्ट विल रिमेन द सेम। लेकिन सर सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब सेम रहने वाली है, और सर टैक्स भी हमारा 20% भी रहने वाला है। निर्मला ताई तो अपना शेयर नहीं छोड़ेंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इफ सेल्स आर डिक्लाइन बाई 15% और 20%। ठीक है, वो कह रहे हैं दोनों केसेस में बताओ कि हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, और हमारा ईपीएस कितना डिक्रीज हो जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में दो मेथड आते हैं। पहला मेथड आता है कि मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेता हूं, जब 15% सेल घटी, जब 20% सेल घटी। ठीक है, मैं निकालूंगा रेवेन्यू, मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन, मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट, मैं निकाल दूंगा ईबीटी, मैं माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, आ जाएगा ईबीआईटी, मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट, आ जाएगा ईबीटी, मैं माइनस करूंगा टैक्स, आ जाएगा ईएटी, मैं डिवाइड बाई करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, आ जाएगा ईपीएस। तो मैं इस तरीके से पूरा ईपीएस निकालता हूं दोनों के अंदर और फिर सॉल्व करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करने का। देखो अपने को लीवरेज सिखाया है इंस्टीट्यूट ने, तो लीवरेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना बहुत आसान है। हमें क्या करना है, दोनों केस में कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और दोनों केस में हम ईबीआईटी निकालेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आ जाएगा। बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की, तो दोनों केस में ईबीआईटी निकालेंगे और दोनों केस में ईबीटी निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। यानी कि सर मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, इसके आगे की मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई जब आपको लीवरेज पढ़ाए तो लीवरेज वाले काम करो, 12th स्टैंडर्ड वाले इनकम स्टेटमेंट वाले काम मत करो। ठीक है, वो कह रहे हैं डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर बताओ अगर मेरी सेल डिक्रीज होती है तो। सबसे पहले देखेंगे सर ईपीएस और सेल्स का कनेक्शन कौन बनाता है। सर ईपीएस और सेल्स का कनेक्शन बनाता है हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो हमने सर देखो DOL निकाल लिया, DFL निकाल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे DCL आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है सर, DCL का हमें फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला रहता है। बिल्कुल सर, DCL आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है, परसेंटेज चेंज इन EPS बता दोगे। ठीक है जी, चलिए देखते सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराएं। एग्जिस्टिंग सेल, डिक्लाइन सेल 15%, डिक्लाइन सेल 20%, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी सर, हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया दोनों का। फिक्स कॉस्ट सर सेम रहने वाली है, वो दोनों माइनस कर दी, आ गया आपका ईबीआईटी। सर डिवेंचर माइनस कर दिया, आ गया आपका ईबीटी। सर चाहो तो यहीं तक रुक जाओ। ठीक है, चाहो तो यहीं तक रुक जाओ। इसके बाद क्या करना है सर, हमने सर ऑपरेटिंग लीवरेज निकाली 2.22, ठीक है, और 2.4। सर फाइनेंशियल लीवरेज निकाल दी हमने दोनों तरफ, और बेटा हमने कंबाइंड लीवरेज भी निकाल दी। इसकी सॉरी फाइनेंशियल लीवरेज आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। अब जो इन्होंने डिक्रीज इन ईपीएस निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है सर, पूरा ईपीएस कंप्यूट करके। आपके पास सर दूसरा ऑप्शन भी, आप क्या करें, DCL निकालें, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स वाला उठाएं। ठीक है, आपको सर प्रेफरेंस ये देनी चाहिए। क्यों? पहली चीज इंस्टीट्यूट सर ऐसे ही सिखा रहा है, दूसरी चीज सर इसमें टाइम सेव होगा। ठीक है, दूसरी चीज में टाइम सेव होगा। तो आप चाहो तो ये मेथड कर लो, चाहो तो ये मेथड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस है, प्रेफरेंस इसको दो और आपका टाइम भी सेव होगा और प्रेजेंटेशन भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए जी, तो आसान सा क्वेश्चन था सर, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जैसे मैंने बताया आपको लीवरेज चैप्टर के अंदर सर कोई दिक्कत आती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते सर, क्वेश्चन नंबर सितंबर 24। सर इस क्वेश्चन में ना बच्चों को बड़ी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही गलत दे दिया। समझो कैसे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 23-24 ऑफ टू कंपनीज N and C are as under। बेटा N और C की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, डेट दिया है, फिक्स कॉस्ट दी है, कंबाइंड लीवरेज दी है, फाइनेंशियल लीवरेज दी है। सबसे पहले उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन ऑफ N लिमिटेड और C लिमिटेड निकाल दो। कैसे निकालेंगे सर? हमें पता है हमारे पास कंबाइंड लीवरेज है, हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज है। तो क्या मैं ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, 4 आएगी ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे और यहाँ पे आएगी 3।
हमें सर ऑपरेटिंग लीवरेज में पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, EBIT को क्या लिख सकता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऊपर कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज देखो जैसे पहले वाले केस में हमारी 4 आ रही है, तो 4 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, 3 लाख रुपए। तो बेटा इस तरीके से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं दोनों का, एन का भी और सी का भी। मैंने आपको एन का निकाल के दिखा दिया है, ये आ जाएगा 12 लाख रुपए। 12 लाख डिवाइड बाई 4, ऐसा चलो सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 12 लाख इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इधर जाके माइनस होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 4 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे सर सी लिमिटेड का हमारा, सॉरी एन लिमिटेड का 4 लाख आ रहा है, इसी तरीके से बेटा आपका जो सी लिमिटेड है उसका भी 5,04,000 आ जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट डन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिनल कॉस्टिंग कहां से आ गया इसमें, अरे अपने को पता है ना दोस्त, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, 1/MOS परसेंटेज। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया काम। हमारे पहले केस में ऑपरेटिंग लीवरेज है 3, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 3, ये बन जाएगा सर 25% और ये बन जाएगा 33.33%। ठीक है, तो आप देखोगे 25% और 33.33%। सर इस स्टेप तक भी बहुत आसान था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन सर अगले स्टेप में आ गया सेल्स ऑफ सी लिमिटेड। अब बच्चों ने ना यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। सर सेल्स निकालने का ना यहाँ पे कोई तरीका है ही नहीं। सर सेल्स में कैसे निकालूंगा, जब तक मेरे पास पीवी रेशो नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तब तक मैं सेल्स निकाल ही नहीं सकता। नहीं निकाल सकता ना, हाँ सर नहीं निकाल सकता। सर कंबाइंड लीवरेज से निकाल देंगे, नहीं निकाल पाओगे, कर लो कोशिश। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी गलती छुपाने के लिए क्या करा, यहां पे एजम्पशन ले ली, लेट्स एज्यूम पीवी रेशो 40%। ये तो वही बात हो गई कि रात को सपने में भगवान जी अवतरित हुए, उन्होंने बता दिए कि 40% पीवी रेशो ले लेना। तो बेटा ऐसा भी कई बार, मतलब 3-4 अटेम्प्ट में एक आध बार इंस्टीट्यूट ऐसा कर ही देता है। देखो सितंबर 24 में एफएम में करा, मई 25 में कॉस्टिंग के अंदर करा, जो केस बेस एमसीक्यू था। ठीक है, खैर जो हमारे स्टूडेंट थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक में वाला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया था। ठीक है, तो चलिए सर, अब सर यहाँ पे किन बच्चों को मार्क्स मिले होंगे, जिन बच्चों ने पार्ट अटेम्प्ट करा था, आधा अधूरा टूटा फूटा जैसा करा था, उसको मार्क्स मिल गए। जिसने थर्ड पार्ट खाली छोड़ दिया, एक रेखा भी नहीं खींची, सर उसको मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको लगता भी है कि कुछ ड्राफ्टिंग इशू है तो अपना अटेम्प्ट करके आ जाना। ठीक है, और लिखा है कि पार्ट 3 ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व बाय एनी अल्टरनेटिव एजम्पशन। कुछ भी एजम्पशन लेके आप पार्ट 3 सॉल्व कर सकते हो, मतलब सीधे सीधे बोल दो ना भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने गड़बड़ कर दी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। कंपनी की सेल्स है बेटा 6 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 2,40,000 रुपीज, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2,70,000। क्या बात है सर, सेल्स दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दी, EBIT आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज बताया हुआ है 2.5। कंपनी अपना EBIT डबल करना चाहती है, मतलब 100% से इंक्रीज करना चाहती है, तो परसेंटेज सेल्स में कितना चेंज करेगी। बेटा मुझे ये बताओ जरा, सेल्स का और EBIT का रिलेशनशिप कौन बताता है, सर ये बताता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। तो अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दूं तो हो जाएगा मेरा काम बिल्कुल। चलिए करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आएगा सर, 6 लाख की सेल, 2,40,000 वेरिएबल कॉस्ट, 3,60,000 कंट्रीब्यूशन, और सर 2,70,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। EBIT कितना आ गया, 90,000। तो बेटा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया, 360 डिवाइड बाई 90,000, यानी कि 4 टाइम्स आ चुका है। मुझे पता है सर ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लीवरेज 4, परसेंटेज चेंज इन EBIT सर 100% चाहता हूं मैं, दुगना हो जाना, मतलब आज 10 लाख रुपए है, मुझे 20 लाख रुपए करना है, तो कितना इंक्रीज होगा, 100% का 100% डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही तो मुझे बताना है। तो सर परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना करना पड़ेगा, 100% डिवाइड बाई 4, यानी कि 25%। मुझे सर अपनी सेल 25% बढ़ानी पड़ेगी, तब मेरा EBIT दुगना हो जाएगा। तो छोटा सा MCQ था, 2 मार्क्स का हमने सर सिक्योर कर लिए हैं।
बराबर सर? अभी तक लग रहा है सर बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है। हाँ यार इजी चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सिम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। सर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, दोनों साइड बराबर मैच है। क्या बात है, किसी बढ़िया अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बनाई है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है सर? फिक्स्ड कॉस्ट है 16 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट रेशो है 70%, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सर ये वाले क्वेश्चन तो हमने खूब सॉल्व करे क्लास में, रिवीजन क्लास में, फास्ट ट्रैक क्लास में, रेगुलर क्लास में, जहां पे सर हमें एसेट टर्नओवर रेशो भी दिया होता है। सर एसेट टर्नओवर रेशो का लीवरेज में काम क्या है? देखो एसेट टर्नओवर रेशो किस पे निकलता है हमारा? सेल्स के बेसिस पे। अगर आपको एसेट्स पता है कंपनी के और एसेट टर्नओवर रेशो पता है तो आप सेल्स निकाल सकते हैं। तो वो रोल होता है सर इसका मेन इस क्वेश्चन के अंदर। इनकम टैक्स रेट है 30%। आपको क्या निकालना है? ईपीएस और हर प्रकार की लीवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर? टोटल एसेट टर्नओवर रेशो लेके आप क्या निकाल देंगे सर? आप सेल्स निकाल देंगे। तो टोटल एसेट कितने भाई? 80 लाख। सर टर्नओवर रेशो कितना है? 2.5। तो सेल्स कितनी हो गई सर? 200 लाख। 200 लाख की सेल्स हो गई, ठीक है जी। माइनस क्या कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70%। तो सेल्स हो गई ये, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 140 लाख, 60 लाख आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। सर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? हमें क्वेश्चन में बताया है 16 लाख रुपए है, तो कितना आ गया सर? 44 लाख हमारा आ गया ईबीआईटी। क्या हमें सर फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट ही बता रखी है? बिल्कुल सर। 40 लाख की 12.5% कितना होता है भाई? मन में ना करें, कैलकुलेटर का उपयोग करें, ठीक है जी। 5 लाख रुपए सर ये हो गई, ये आ गया 39 लाख ईबीटी। अब सर कुछ भी निकालो यार, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, लो इन दोनों की हेल्प से निकल जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज निकालो, इन दोनों की हेल्प से निकल जाएगा। कंबाइंड लीवरेज निकालो, इन दोनों की हेल्प से निकल जाएगा। ईपीएस भी बोला है सर, इनकम टैक्स माइनस कर दो, ठीक है जी। इनकम टैक्स कितना है सर? 30% माइनस कर दो, आपका ईपीएस भी आ जाएगा। तो देखो 200 लाख का टर्नओवर, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये गई हमारी फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी ये हमारी सर फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट, ये आ गया हमारा पीबीटी, लेस करा टैक्स हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, हमारा ईपीएस भी निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व कर दी हैं। एक सेकेंड देना है मुझे, जरा एक ड्रिंक्स ब्रेक ले लूँ मैं छोटा सा। चलिए जी, तो आसान क्वेश्चन था, बहुत ही वैसे ही सर मेरे एग्जाम में भी ऐसा आ जाए। हाँ बेटा ऐसे ही आएगा, आप तैयारी तो करके जाओ बढ़िया। जो बच्चे हमारे 90 स्कोर करते हैं, ठीक है, 89 स्कोर करते हैं, 200 बच्चे एग्जाम्शन लेके आते हो, कैसे लेके आते हैं? इसी क्लैरिटी से लेके आते हैं। अ कंपनी हैज नेटवर्थ ऑफ ₹5 लाख। नेटवर्थ क्या होता है सर? शेयर कैपिटल और हमारी रिटेन अर्निंग मिला के। इट्स डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2। मतलब सर डेट दुगना है इक्विटी का, इंटरेस्ट ऑन डेट है 10%। कंपनी अर्न करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है सर? ईबीआईटी 4 लाख, टैक्स रेट है 30%। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज बता दो। सबसे पहले सोचो फाइनेंशियल लीवरेज के लिए चाहिए क्या मुझे? ईबीआईटी और ईबीटी, यही दो चीज़ें चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल ये चाहिए। क्या हमारे पास ईबीआईटी है? हाँ जी, हाँ जी है बिल्कुल। क्या सर हमारे पास ईबीटी है? नहीं सर है नहीं, लेकिन अगर मैं 4 लाख में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा ईबीटी। अब सर इंटरेस्ट किस पे लगता है हमारा? लोन पे, डिवेंचर पे। तो हमें बताया डेट इक्विटी रेशियो 2 टाइम्स है। मतलब अगर 5 लाख की इक्विटी है तो डेट कितना हो गया? 10 लाख का। और बेटा इस पे इंटरेस्ट कितना देते हैं हम? 10%। यानी कि 10 लाख का 10%, 1 लाख हमारा इंटरेस्ट हो गया है। तो ये आ गया 4 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, यानी कि 1.33 टाइम्स हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आ चुका है। इजी क्वेश्चन, इजी बीजी सर, 2 मार्क्स हमारे मिल गए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। ये मई 25 में क्वेश्चन आया हुआ, देखते हैं सर क्या बोला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और मजे की बात क्या है ना बेटा, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली फाइल के अंदर अवेलेबल आपको मिलेंगे। इस अटैम्प्ट की भी, पिछले अटैम्प्ट की भी, उससे पिछले अटैम्प्ट की भी। आप देख लो सर, ये मई 25 के क्वेश्चन है। मई 25 वाली इंपॉर्टेंट फाइल जो दी थी उसके अंदर सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे।
प्रॉफिट वॉल्यूम सर हमें दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है 24%, ठीक है जी। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं। आपको बताया गया है इनकम स्टेटमेंट निकाल दो। इनकम स्टेटमेंट बना दिया यार, फिर तो सब कुछ बन जाएगा। ईपीएस निकाल दो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर सेल्स इंक्रीज होती है 5% से तो परसेंटेज चेंज ईपीएस में कितना आएगा। सर सेल्स और ईपीएस का रिश्ता कौन बताता है? कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज भी निकाल देंगे। चलिए, तो कंबाइंड लीवरेज सर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी 3 रुपये, 3 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब सर हम बनाते हैं पीएनएल। पीएनएल कैसे बनेगा? सर हमें पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, तो हम इसको पकड़ के चालू कर सकते हैं अपना काम। फाइनेंशियल लीवरेज में सर इंटरेस्ट एक्सपेंस यूज होता है, कैसे? EBIT अपॉन EBT, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी सर, फाइनेंशियल लीवरेज है 1.5, EBIT मुझे पता नहीं, लेकिन EBT कैसे लिख सकता हूँ मैं? EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है भाई? 12,000 रुपये। तो चलिए सर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 18,000 इज इक्वल टू EBIT। सर EBIT इधर जाके माइनस हो जाएगा, 18,000 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.5 होगा और सही है 36,000 रुपये का EBIT आ जाएगा। यानी कि अगर मैं अपने PNL को बनाना स्टार्ट करूं तो EBIT कम्स टू 36,000 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा 12,000 रुपये है, तो हमारा जो EBT है वो 24,000 रहा होगा, ठीक है जी। चलिए अब सर हमें ऑपरेटिंग लीवरेज का भी क्वेश्चन दे रखा, कुछ दे रखा है, देखते हैं क्या होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सर EBIT मैंने निकाल दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज मेरे पास है। EBIT कितना है? सर EBIT हमारा 36,000, तो बेटा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 72,000। चलिए जी, तो इसके ऊपर मैं कंट्रीब्यूशन लिख देता हूँ 72,000। तो बेटा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी? 36,000। ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली है, ठीक है। अब सर इसके ऊपर जाऊँ, हमें बताया है पीवी रेशियो है 25%, ठीक है। सर मतलब ये हमारा 25% है सेल्स का, तो इसको अगर हम 25% से डिवाइड करेंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी 2,88,000। कैसे आई भाई ये? 72,000 डिवाइड बाई, अबे 24% है यार, 3 लाख हो गई है, ठीक है जी। इसको से डिवाइड कर 24% से ये आ गई हमारी। और सर जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, या फिर सीधे सीधे इसका 76% भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। सर हमारा पीएनएल बन के तैयार है। अब हमें क्या निकालना है? हमें सर ईपीएस निकालना है, निकाल देंगे यार। टैक्स माइनस करना है और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। चलो कर ही देता हूँ तुम्हारे लिए। और बताओ सर, टैक्स हमारा 30% जाएगा, 7,200 गया, तो हमारा सर अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा कितना? 16,800। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे? सर नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, तो ईपीएस कितना बना? सर 16.8। तो लो जी सर, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों हो चुका है, ठीक है जी। पहला पार्ट तो सर हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया, दूसरा पार्ट था सर ईपीएस निकालना, निकाल दिया। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है भाई बता दो हमारा अर्निंग पर शेयर में कितना इंपैक्ट आएगा अगर सेल्स 5% बढ़ जाती है। मैंने क्या बताया था सर, इन दोनों का रिश्ता कौन डिफाइन करता है? कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कितना है? 3 रुपये। हमने ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करके कर दिया है। चलिए इसके आगे बढ़ते सर। इसे हमें पता है कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बेटा हमारा कंबाइंड लीवरेज है 3, हमें परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है हमारा? 5%। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन EPS हमारा कितना आ जाएगा? 15% निकल के आ जाएगा। और सर इस तरीके से हमने फाइनेंशियल लीवरेज के भी 5 मार्क्स कंफर्म कर लिए हैं, यानी कि 8 से 10 मार्क्स आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस 5 मार्क्स आपके कंबाइंड लीवरेज चैप्टर के आपके डन हो चुके हैं। इसके अलावा सर बहुत कुछ ज़्यादा आता नहीं, हमने मैक्सिमम पार्ट्स कवर कर रखे हैं। स्टिल अगर आपको डिटेल में रिवीजन करना है पूरा, मतलब सर हर चैप्टर का 2 से 3 घंटे के अंदर रिवीजन निपटाना है, तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस रिवीजन सीरीज देख सकते हो।
जहाँ पे सर सारे कंसेप्ट बेसिक से हमने कवर करे हैं और एडवांस सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। चलिए जी 1 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं सर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लीवरेज हमारा डन है। नेक्स्ट चैप्टर आता है सर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा इसके अंदर दो पार्ट है मेनली। पहला पार्ट होता है हमारा सर जहाँ पे हम ईपीएस और एमपीएस निकालते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि भैया कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है तो एमपीएस के बेसिस पे लेते हैं हाईएस्ट एमपीएस, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो हाईएस्ट ईपीएस के बेसिस पे लेते हैं। ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। और दूसरा पार्ट है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर मतलब हमें कुछ कुछ थ्योरी बताइए सर, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम विद टैक्स, एमएम विदाउट टैक्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सारी थ्योरी बताइए, उसकी बात करते हैं। और साथ में सर एक टॉपिक आता है आर्बिट्रेज करके, ठीक है। तो सर ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। और इसमें आप देखेंगे मई 2024 के अंदर आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आया सर, जो हमारा स्टडी का क्वेश्चन है एज इट इज रखा हुआ आ गया है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में देखते हैं सर। फॉलोइंग डेटा, जब बेटा मैं कहता हूँ एज इट इज क्वेश्चन तो हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन कंसेप्चुअली एडजस्टमेंट बेसिस पे बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो बेटा आर्बिट्रेज के क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा अगर आपको आर्बिट्रेज पूरा डिटेल में समझना हो ना तो मैंने एक वीडियो बना रखी है 40 मिनट्स की, उसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आर्बिट्रेज के, चारों मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल किया करके समझा रखी है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। आप सर्च कर लेना आर्बिट्रेज बाई CA मनोज अग्रवाल, आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, मतलब सर डेट और इक्विटी मिला के 2 लाख है आपकी, EBIT है 25,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%, ठीक है जी। आगे बोला है लीवर्ड कंपनी में 75,000 डेट है, 1,25,000 इक्विटी है। अनलीवर्ड कंपनी में पूरा 2 लाख इक्विटी है। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 12% इन लीवर्ड कंपनी, बेटा इन्वेस्टर इसमें 12% होल्ड करता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया कैलकुलेट करो कितनी अर्निंग इन्वेस्टर की बढ़ जाएगी अगर वो अपनी होल्डिंग लीवर्ड से अनलीवर्ड पे लेके जाता है, ठीक है। तो अगर सर वो लीवर्ड से अनलीवर्ड पे जा रहा है तो उसकी अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी। पहले सर हम देखते हैं कि वो लीवर्ड में कितना कमा रहा था, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले देखा हमने सर लीवर्ड में 25,000 रुपये हम कमाते थे, 6,000 रुपये डेट को दे देते थे, बचता था 19,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। उसमें से सर 12.5% इस इन्वेस्टर की होल्डिंग थी, सॉरी KE थी सर हमारी 12.5%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाती थी 1,52,000, ठीक है। 75,000 डेट थी सर, वैल्यू निकाल दी ना 2,27,000 और 2 लाख, मतलब सर जो लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू है 2,27,000, जो अनलीवर्ड फर्म है 2 लाख। अब देखो मजे की बात क्या है सर, 2,27,000 है, कमाता ये भी 25,000 है, सर इसकी 2 लाख है, कमाता ये 25,000 है। इसका मतलब सर लीवर्ड फर्म ओवर वैल्यू है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको बताया नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन में तो बोल दिया देखो कि इन्वेस्टर लीवर्ड से अनलीवर्ड पे मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि लीवर्ड ओवर वैल्यू है, अनलीवर्ड अंडर वैल्यू है, तो हम अंडर वैल्यू पे चले जाएंगे, ठीक है। आप खुद सोचो, आपने रिलायंस में पैसे लगा रखे जो आपको ओवर वैल्यू लगती है, एक नई कंपनी आई जो अंडर वैल्यू है, तो उसमें लगाते हो नहीं पैसा लगाते हो, एकदम से बिल्कुल लगाते हैं। तो यहाँ तो बता रखा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं बताएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म 2 लाख है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आई हमारी 2,27,000, इसका मतलब ये ओवर वैल्यू है, तो यहाँ से निकल के हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो पहले स्टेप 1 हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। उसके बाद सर अब हमें लीवर्ड फर्म से अपनी शेयर होल्डिंग बेचेंगे और अनलीवर्ड में खरीदेंगे। तो बेटा लीवर्ड फर्म में आपकी कितनी शेयर होल्डिंग थी सर, हमारी शेयर होल्डिंग थी 12% लीवर्ड फर्म में। तो अगर आप देखोगे उस 12% को अगर मैं बेचने जाऊं तो मैं क्या करूंगा सर, इक्विटी शेयर से 1,52,000 के उसके 12%, यानी कि मैं अपनी अगर 12% शेयर होल्डिंग मार्केट में बेचूंगा तो मुझे मिलेंगे 18,240। फिर से समझिए कैसे सर, मैं 12% लीवर्ड में होल्ड करता था, जो लीवर्ड में मैं होल्ड करता था वहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी, मतलब 100% इक्विटी की वैल्यू कितनी थी 1,52,000। इसमें से मैं अपना शेयर बेच दूंगा तो बिक के कितना आएगा 18,250, यानी कि सर मैंने अपना शेयर बेच दिया और मेरा इक्विटी शेयर बेच के लीवर्ड कंपनी में 18,240 का आया। इसके बाद सर मैं अपना रिस्क रेशो सेम मेंटेन करने के लिए 12% डेट भी उठा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर 75,000 मैंने डेट दे रखा था मान लो, ठीक है, तो 12% मैंने डेट भी उठा लिया,
75,000 का। तो मेरे पास टोटल फंड अवेलेबल कितना आ गया, 27,240। ये मुझे लीवर्ड कंपनी से निकाला है। अब मुझे जाना है अनलीवर्ड कंपनी में। अनलीवर्ड कंपनी में सर सारा का सारा पैसा लगा दूंगा। अब बेटा अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू कितनी है सर, 2 लाख। अगर मैं 27,240 यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास होल्डिंग कितनी आ जाएगी सर, 13.62%। ठीक है, तो बेसिकली सर मैंने जो पैसा निकाला लीवर्ड कंपनी से वो उठा के मैंने अनलीवर्ड में लगा दिया, तो मेरा 13.62% मेरे को शेयर होल्डिंग मिल गई। अब अगर सर मैं अनलीवर्ड फर्म में लगाने के बाद देखूं कितना कमा रहा हूं, तो बेटा यहाँ पे 25,000 का 25,000 इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो मेरा होल्डिंग कितना निकलेगा सर, 13.62% निकलेगा। मेरा शेयर कितना निकलेगा, 13.62% सर, 3405। यानी कि नई कंपनी में पैसा लगाने के बाद मैं 3405 रुपये कमाऊंगा, माइनस मैंने सर ये लोन भी तो उठाया था 9,000 रुपये का, इस पर भी इंटरेस्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो 9,000 रुपये पे मेरा कितना इंटरेस्ट जाएगा सर, 8%। तो सर मेरी अर्निंग तो हुई नई कंपनी में लगाने की इतने बाद, और लेकिन मुझे जो उसके लिए लोन उठाना पड़ा वो हो गया मेरा 720 रुपये का। तो नेट कमाई यार मेरी कितनी हुई, 26,285। यानी कि सर मैं नई कंपनी में जाके सेम पैसे लगा के 2685 कमा रहा हूँ। और बेटा मैं पुरानी कंपनी जो थी लीवर्ड कंपनी, उसमें कितना कमा रहा था सर, लीवर्ड कंपनी में कमा रहा था मैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थे 19,000 रुपये अवेलेबल। 19,000 का कितना कमा रहा था मैं सर, 19,000 का कमा रहा था मैं 12%। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, 19,000 का 12% कमा रहा था, यानी कि 2280। ठीक है, तो सर नई कंपनी में लगा के 2685 कमा रहा हूँ, पुरानी कंपनी में 2280 कमा रहा था, यानी कि सर 405 रुपये मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमने करा क्या, लीवर्ड से अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बेच दी, जितना लोन बनता था रेशो में, सेम रेशो में मैंने लोन और ले लिया, 9,000 रुपये का लोन था। ठीक है, उस टोटल पैसे को मैंने इन्वेस्ट करा नई कंपनी में। नई कंपनी में मेरी शेयर होल्डिंग कितनी आ गई वो निकाल दी। ठीक है, अब उस शेयर होल्डिंग में मेरा कितना शेयर बनता वो निकाल दिया, जितना मेरा इंटरेस्ट गया लोन पे वो माइनस कर दिया, और देख लिया सर इंक्रीमेंटल अर्निंग मेरी 405 रुपये की हो रही है। तो 405 रुपये आपका आ गया आंसर, बराबर है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सर आर्बिट्रेज का कंसेप्ट बड़ा इजी है। ठीक है, 4 तरीके क्वेश्चन बनते हैं, चारों आप सॉल्व कर लेना, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। ये कब आया है हमारा सर, ये आया है सितंबर 2024 में, इजी पेपर था सितंबर 24 का। ER प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 2,50,000 रुपीज़। ठीक है जी, जो कि 25,000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपये के। ठीक है जी, इन्होंने सर इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखी है इनकी। मार्केट प्राइस था 24 रुपीज़, PE रेशो था 8 रुपये। ठीक है, कंपनी इस प्लान, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर 24 रुपये आपका मार्केट प्राइस है और PE रेशो है 8, तो EPS कितना होगा सर, हमें पता है PE इज इक्वल टू MPS अपॉन EPS। इसका मतलब अगर PE 8 है और ये 24 है तो EPS कितना होगा सर, EPS होगा 3 रुपये। ठीक है, अगर एक कंपनी एक शेयर पे 3 रुपये कमा रही है और उसके पास है 25,000 रुपीज़, तो वो टोटल 25,000 इक्विटी शेयर्स, तो टोटल कितना कमा रही होगी वो, 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमने एक तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन करके टोटल अर्निंग निकाल दी। चलो आगे देखते क्या बोल रहे हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज अ प्लांट विच विल कॉस्ट ₹5 लाख। बेटा 5 लाख रुपए का प्लांट ये खरीदना चाहते हैं, और ये प्लांट सर 2 लाख रुपए आपको EBIT कमा के देगा। सर बड़ा अच्छा प्लांट है, 5 लाख इन्वेस्ट करो, 2 लाख आपको EBIT कमा के दे रहा है, यानी कि 40% का रिटर्न, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा इसके 2 अल्टरनेटिव है, या तो मैं 100% इक्विटी से उठा लूँ पैसा, यानी कि जो 5 लाख चाहिए पूरी की पूरी इक्विटी उठा लूँ, या फिर 50% इक्विटी और 50% डेट उठा लूँ। ये मैं 2 रास्ते बताएं। बेटा डेट की कॉस्ट है 12%, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, और जो कि 10 रुपये प्रीमियम पे इशू होंगे, यानी कि
इक्विटी शेयर से अगर पैसा उठाऊंगा तो एक शेयर के बदले मुझे 20 रुपये मिलेंगे। सर पीई रेशियो ऑफ लेवरेज्ड कंपनी, सर ये क्या मतलब हुआ? लेवरेज कंपनी मतलब सर जिसने लोन ले रखा है। तो कह रहे हैं अगर आपने लोन उठाया तो आपका पीई 7 टाइम्स हो जाएगा और टैक्स रेट रहेगा 40%। वो कह रहे किस अल्टरनेटिव से उठाओ अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर होल्डर का। बेटा अगर आपको बोल दिया जाए कि शेयर होल्डर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करना है तो आप हमेशा एमपीएस पे करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है अर्निंग मैक्सिमाइजेशन तो आप किस पे करेंगे? ईपीएस के बेसिस पे। कहीं पे बोला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो आप करेंगे एमपीएस के बेसिस पे। और जैसे यहाँ पे लिख दिया कि भैया बेनिफिट मैक्सिमाइज करना है तो एमपीएस के बेसिस पे हम करेंगे। चलिए देखते हैं हमने क्या करा। हमने कहा सर ईबीटी पे आ जाते हैं। देखो हमने कहा हम 75,000 रुपये कमा रहे हैं अभी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम 75,000 रुपये कमा रहे हैं। इसका मतलब ये टैक्स लेस होने के बाद कितना है? 75,000। तो टैक्स लेस होने से पहले कितना होगा? 1,25,000। कैसे निकाला सर? टैक्स है 40%, तो ये हो गया 60%। तो 75,000 डिवाइड बाई 60% हमारा 1,25,000 आ गया। फिर हमने देखा सर यहाँ पे कोई डिवेंचर नहीं है, अभी तक सिर्फ इक्विटी है, तो 1,25,000 ही हमने ईबीआईटी कमाया होगा। अब सर जब हम नया प्रोजेक्ट लेंगे तो 1,25,000 तो पुराना वाला आएगा ही आएगा, प्लस 2 लाख नए वाले प्रोजेक्ट का और आ जाएगा। तो बेटा अल्टरनेटिव ए अल्टरनेटिव बी में हमारे दोनों में ईबीआईटी 3,25,000 आ जाएगा। अल्टरनेटिव ए में सर कोई डेट नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे सर डेट है कितना? 2.5 लाख। और इस पर कितना इंटरेस्ट है सर? 12%। ठीक है। देखो अब इंस्टीट्यूट की यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती मैं कहूँगा, उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है। कॉस्ट ऑफ डेट जब हमारे दिमाग में आता है ना तो हम कहते हैं भैया नेट ऑफ टैक्स होगा। ठीक है, अब ये था लेकिन ग्रॉस ऑफ टैक्स। ठीक है जी, तो इंस्टीट्यूट की ड्राफ्टिंग इशू में कह सकता हूँ। आप कहोगे सर ऐसे ड्राफ्टिंग इशू आएगा तो क्या होगा? तो बेटा किस्मत पे बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तो 2.5 लाख पे 12% यानी कि 30,000 रुपये इंटरेस्ट था हमारे साथ। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, 40% टैक्स माइनस करा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने ईपीएस निकाल दिया और ईपीएस के बेसिस पे एमपीएस निकाल दिया। अब देखो जो लेवरेज्ड नहीं थी, मतलब 100% इक्विटी वाला अल्टरनेटिव था, वहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, और जो हमारा जहाँ पे डेट आ गया था वहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई करा है ना, 4.72 इंटू 7। हाँ जी, ठीक है। तो आप कहोगे सर डेट प्लस इक्विटी वाला प्लान ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एमपीएस ज़्यादा आ रहा है, तो हम डिसीजन ले लेंगे सर ये वाले प्लान में हमें जाना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन था सर, ऐसा कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। चलिए इसी तरीके से सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बेटा आया था आपका केस बेस एमसीक्यू, यानी कि 10 मार्क्स का, मतलब सर मज़े ही मज़े। ठीक है जी, मज़े ही मज़े थे सर जब ये वाला क्वेश्चन आया। तो क्या आप खुद देखिए क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, मात्र इतनी सी। जब केस बेस एमसीक्यू आता है ना भाई, 2-2 पेज का आ जाता है कई बार, बच्चे रोज आते पढ़ने में। ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यू सर हमारा बहुत अच्छा था, 1 पेज के अंदर मात्र आराम से आ गया था, तो आपका पढ़ने का टाइम काफ़ी बचा। चलिए देखते क्या है। देखो आप देखोगे 10 नंबर का केस बेस एमसीक्यू कितनी आसानी से सॉल्व कर लोगे। कोरल लिमिटेड इज एन एग्री बिजनेस कंपनी दैट ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स, एनिमल फीड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। सर 2 जगह काम करते हैं। इनका R&D डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इनकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए। सर इक्विटी शेयर 1 करोड़ के, 10 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से। डिवेंचर 30,000 हैं 100 रुपये के हिसाब से, और 15% हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं। कोरल लिमिटेड डिजायर्स टू एक्सपेंड इट्स हॉराइजन इन ब्रीडिंग हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सर कुछ नए तरीके के सीड बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को खेती का आइडिया हो तो आपको पता होगा किस सीड की बात कर रहे हैं। द कंपनी रिक्वायर एडिशनल फंड अमाउंटिंग टू ₹100 लाख। बेटा 100 लाख रुपये का नया प्रोजेक्ट है ये हमारा। ठीक है सर, इसके बेसिस पे हमारा जो ईबीआईटी है वो 76 लाख हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले सर जितना भी हो रहा था अब हमारा सर 76 लाख हो जाएगा, और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 30% एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है जी सर, प्लान 1 है 30% इक्विटी शेयर और 70% डिवेंचर, और प्लान 2 है 10% इक्विटी 50% डिवेंचर और 40% प्रेफरेंस शेयर। बस सर इतना सा क्वेश्चन था। उसने आगे पूछा क्या है, ईपीएस निकाल दो दोनों प्लान का, एमपीएस निकाल दो अगर आपको पी रेशो 12 और 15 दे रखा है,
ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो प्लान 1 और प्लान 2 का। सर क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आप उतना ही कमाएं, आप उतना ही कमाएं जिसमें आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट रिकवर हो सके, यानी कि EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप वाला हो जाए। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, वो कह रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है प्लान 1 एंड प्लान 2 का। ठीक है जी, इंडिफरेंस पॉइंट भी निकाल देंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि EPS कितना होगा इंडिफरेंस पॉइंट पे, वो भी बता दो। चलिए तो बेटा ये क्वेश्चन में सॉल्व करा। EBIT दोनों का दे रखा है, 76 लाख हो जाएगा। सर इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग लोन का तो दोनों में घटेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग लोन का तो दोनों में घटेगा, लेकिन जो न्यू लोन है तो जितना जितना उठाया उतना उतना हम घटा देंगे। सर यहाँ पे उठाया है 70 लाख रुपए और इस प्लान में उठाया है बेटा 50 लाख। इंटरेस्ट का रेट है 13%, तो 13% इंटू 13%, तो बेटा यहाँ तो हो गया 6.5 लाख रुपए और यहाँ पे हो गया 9.1 लाख। तो आप देखोगे मैंने 9.1 और 6.5 दोनों माइनस कर रखा है। इसके बाद बेटा हमारा आ गया EBT, हमने टैक्स माइनस कर दिया, आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। बेटा खाली दूसरे प्लान में हमारा डिविडेंड, और डिविडेंड कैसे निकाला? सर टोटल जो रिक्वायरमेंट थी 100 लाख की, उसका 40% प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि 40 लाख प्रेफरेंस शेयर है। 7.15% इसका डिविडेंड है, तो ये आ गया 2.86 लाख। तो हमने बेटा यहाँ पे डिविडेंड भी घटा दिया। ये आ गया हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर एग्जिस्टिंग शेयर थे हमारे 10 लाख रुपए, 10 लाख शेयर थे हमारे। ठीक है, नए शेयर कितने इशू करे होंगे? सर यहाँ पे 30 लाख पैसा रेज करा था 25 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे 10 लाख पैसा रेज करा था 25 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने 40,000 शेयर करे होंगे, यहाँ पे 1.2 लाख। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। इसके बेसिस पे EPS निकाल दिया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में MPS निकालने को बोला था बेसिस द P रेशो, तो हमने सर MPS निकाल दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला था सर हमसे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने क्या बताया था आपको? सर जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले प्लान में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो दोनों इंटरेस्ट कॉस्ट मिला के हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। दूसरे प्लान में बेटा दोनों इंटरेस्ट कॉस्ट थी प्लस हमने जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है उसे ग्रॉस अप करा, तो ये आ गया हमारा प्लान 2 का ब्रेक इवन पॉइंट। फिर इंडिफरेंस पॉइंट निकालना था सर दोनों प्लान का। दोनों प्लान को हमने सर बराबर रखा, EBIT को EBIT लिखा। ठीक है, और सर बाकी चीज़ें पुट करते गए। यहाँ पे इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट, सर इनकम टैक्स रेट, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों को हमने बराबर बराबर रखा। सॉल्व करा, हमने कहा भाई EBIT 34.4 लाख ऐसा होगा जहाँ पे दोनों केस में EPS बराबर आएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आ गया। और इसके बाद बोला भैया इस इंडिफरेंस पॉइंट पे जरा हमें EPS निकाल के दिखा दो। तो हमने सर दोनों में EBIT लिखा, फिर इंटरेस्ट माइनस करा, फिर टैक्स माइनस करा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा। हमने सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई। सर शेयर्स हमने पहले से निकाल रखे थे, EPS 1.3 और 1.3 आ गया है। तो बेटा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसको इंस्टीट्यूट अलॉट करता है हमारे लिए 18 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन सर इतना इजी आया था कि आराम से आप 12 से 15 मिनट में पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो सर जब क्वेश्चन आसान आता है तो हमें थोड़ा टाइम बचाना चाहिए जिससे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके का 10 मार्क्स का आपका केस बेस MCQ किया था। अब आपको लग रहा होगा केस बेस MCQ भी कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, सिंपल होता है। हाँ, एग्जाम के प्रेशर में मार्क्स लाने में, अटैम्प्ट निकालने की नहीं, वो थोड़ा हमारे दिमाग में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो वो ज़्यादा कुछ कठिन होता नहीं है। ठीक है, फ्रैंक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कहना आसान है, ठीक है, मैंने तो करा हुआ है, चलो CA इंटर CA फाइनल सब करा हुआ है, ठीक है, लेकिन सर कहना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैंने करा हुआ भी है और मुझे पता है आप लोग भी कर लोगे। ठीक है, तो जस्ट कूल माइंड से सोचना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Z लिमिटेड इज एन अनलीवर्ड कंपनी। बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए अच्छे से समझते हैं। Z लिमिटेड इज एन अनलीवर्ड कंपनी, इट वॉन्ट्स टू रीपर्चेज इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹300 लाख। बेटा 300 लाख के इक्विटी शेयर रीपर्चेज करना चाहते हैं, मतलब सर ऑलरेडी इशूड है, रीपर्चेज मतलब वापस बाई बैक करना चाहते हैं। और कैसे बाई बैक करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा?
12% डिवेंचर इशू करेंगे सेम अमाउंट के। मतलब ऐसे मानो एक कंपनी है, उसके पास इक्विटी है, वो कह रहे भैया इक्विटी जरा 300 लाख की कम करो और 300 लाख के डेट ले लो, ऐसा कुछ करने को कह रहे हैं। मतलब अनलीवर्ड फर्म से लीवर्ड फर्म बनना चाहते हैं ये लोग। चलिए, अभी सर जो मार्केट वैल्यू है कंपनी की वो 1400 लाख है। लो जी, हमें बता दिया। अभी जो इक्विटी है उनकी 1400 लाख है। करना क्या चाहते हैं, 300 लाख माइनस करके यहाँ पे 300 लाख ऐड करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। चलिए सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18%, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी आपको दे रखी है 18% करंट में जो है, विदाउट एनी रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अभी इस केस में के ही है आपकी 18%। द कंपनी विल मेंटेन सेम लेवल ऑफ EBIT इन फ्यूचर ईयर। वो कह रहे फ्यूचर में भी EBIT इतना ही रखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से EBIT पे कोई फर्क नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए सर, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपकी सेम है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, बेटा जितना आता सब कुछ डिविडेंड हम पे कर देते हैं, और कंपनी टैक्स रेट देती है 30%। वो कह रहे हैं मोदी गिलानी मिलर MM अप्रोच फॉलो करो और बताओ सर जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, किस किस पे, मार्केट वैल्यू पे कंपनी की, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कंपनी की, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दो, उसका KO निकाल दो, उसका KE निकाल दो। सिंपल ये तीनों चीज़ें निकालना चाह रहे हैं लीवर्ड फर्म का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अनलीवर्ड फर्म की पहले, ठीक है जी, जब ये कंपनी अनलीवर्ड फर्म थी तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी, 1400 लाख। सर हमें पता है अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, सही निकलती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन KE। क्योंकि अनलीवर्ड फर्म में क्या होता है सर, सिर्फ KE होता है, सिर्फ इक्विटी होता है, तो उसी के बेसिस पे निकल के आ जाती है। तो ये सर हमें दे रखी है 1400 EAE, और बेटा KE कितना दे रखा है हमें, 18%, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले कितनी रही होगी सर, ये रही होगी 252 लाख रुपीस। ठीक है, 252 लाख रुपीस रही होगी हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर मैं इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह सकता हूँ। 252 लाख। बेटा टैक्स कितना है सर, टैक्स है हमारा 30%। चलो अब हमें निकालनी सर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। सबसे पहले वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म की बात करते हैं, कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स। सर जो भी हमें डेट पे टैक्स शील्ड मिली है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कितनी है यार, 1400। सर डेट कितना उठाएंगे हम, 300, और इस पर टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा सर, 30%। यानी कि सबसे पहला पार्ट हमने कर लिया है, हमने वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकाल दी है 1490 लाख। ठीक है जी, अगर आप देखेंगे 1490 लाख हमारी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है। तो उसने क्या बोला, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर मार्केट वैल्यू ऑफ जेड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले से ही भाई 1400, अब हो गई 1490, तो 90 लाख का इम्पैक्ट पड़ गया है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। बच्चे कहते हैं सर ओवरऑल कॉस्ट तो बराबर होती है ना लीवर्ड अनलीवर्ड में, MM के अंदर। नहीं बेटा, वो तब होती है जब नो टैक्स सिनेरियो होता है, यहाँ तो टैक्स सिनेरियो है तो यहाँ पे बराबर नहीं होगी। तो सर कैसे निकालें देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकालनी है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है EBIT 1 माइनस टैक्स अपॉन KO। ठीक है जी, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है सर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकालने का। ठीक है, हमें पता है सर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कितनी है, 1490। KO कितना है सर पता नहीं, लेकिन EBIT और 1 माइनस टैक्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे सर, EBIT कितना है सर, यहाँ से निकालेंगे ना, हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था, 252 लाख। कौन सी कंपनी का, अनलीवर्ड कंपनी का। इसमें सर टैक्स घटा होगा, टैक्स कितना घटा होगा, 30%, तो ये रहा होगा सर 360। अर्निंग बिफोर टैक्स रहा होगा 360, इस पर 30% टैक्स लगा होगा 108, माइनस होके 252 लाख बचे होंगे। इसके ऊपर जाएंगे इंटरेस्ट। सर ये तो अनलीवर्ड फर्म था तो इसमें इंटरेस्ट तो कुछ रहा नहीं होगा, तो EBIT भी कितना रहा होगा, 360 लाख।
इसका मतलब सर मुझे पता चल गया अनलीवर्ड फर्म का EBIT 360 लाख है, तो सर लीवर्ड का भी 360 लाख होगा। लो जी सर KO निकाल देते, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको। अभी लॉन्ग कट भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 16.91%। देखें जी सर इन्होंने कितना निकाला है, 16.93%। ठीक है जी, कुछ डेसिमल्स में अंतर आएगा, ये इन्होंने लंबे तरीके से निकाला है। ठीक है, हमने जी शॉर्टकट निकाल दिया। सर इसको हमें जरा लॉन्ग कट भी सिखा दो ना एक बार। दिखा दूंगा अभी हम सर निकालते हैं पहले कि हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है। हमें पता है सर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म दो चीज़ों से मिलकर बनती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कितनी है 1490, वैल्यू ऑफ डेट कितनी है दोस्त? सर वैल्यू ऑफ डेट है हमारी, जो हमारी बुक वैल्यू है 300 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी बन गई 1090 लाख। हमें सर पता है वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन के। बेटा अर्निंग अवेलेबल कितनी है लीवर्ड फर्म में? सर 360 लाख थे, लेकिन मैंने डिबेंचर्स को कितना पैसा दे दिया होगा 300 लाख पे 12%। और जो भी बचा होगा उसमें से हमने 30% निर्मला ताई का शेयर दिया, डिवाइड करा हमने 1090 लाख से, और ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 360 माइनस 36 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 1090, अच्छा ये हमारा 1190 है। मैं भी सोचूं 100 लाख कहाँ चले गए हमारे। तो ये आ गया 360 माइनस 36 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 1190। बेटा ये आ गया हमारा 19.06%। ठीक है जी, तो हमने KE भी निकाल दिया है। तो इस क्वेश्चन की जो भी मांग थी वो हमने पूरी कर दी। अब आप कहोगे सर आपने एक और तरीका बताया था ना KO का, वो भी बता दो। तो बेटा मेथड 1 तो ये है, मेथड 2 क्या सर? वही अपना पुराना वाला, जैसे हम वैक निकालते थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, डेट और इक्विटी लिखते थे। डेट कितना है हमारे साथ 300 लाख, इक्विटी कितना है 1190 लाख। इसके बेसिस पे इसके वेट निकाल देंगे। कॉस्ट की बात करें बेटा, इक्विटी की है 19.06%। सर डेट की कितनी है? सर 12%। 12%? अरे बेटा 12 तो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स कितनी है? आफ्टर टैक्स है 8.4%। ठीक है सर, वेट निकाल दो जरा इनका, 300 डिवाइड बाई 1490, यह आ जाएगा 0.201 और यह आ जाएगा 0.799। ये इनका वेट आ गया। चलिए सर वैक निकाल देते हैं, 0.201 इंटू 8.4, 0.799 इंटू 19.06, ठीक है जी। इसमें ऐड कर देते 1.6884, तो ये आ गया बेटा 16.92। ठीक है जी, तो ये हमारा सर लंबा तरीका था निकालने का, ये मैंने आपको छोटा तरीका बता दिया था। सर डेसिमल में 0.01 का फर्क आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, एग्जामिनर को पूरे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भैया डेसिमल में 0.01 का फर्क हो तो मार्क्स नहीं काटने का, पूरे मार्क्स देना। मैंने कॉपी देखी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सर, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग, डिविडेंड डिसीजन। बड़ा प्यारा छोटा सा बड़ा ही मस्त सा टॉपिक है, देख लेते सर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। और सर आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपको आते हुए होंगे। चलिए सर बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। विस्ता लिमिटेड रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च बीइंग 40% इज 3.60। क्या बोल दिया सर इसने एक लाइन में? बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ध्यान से पढ़ो। उसने कहा एक शेयर पे जो आपने रिटेन करा है वो 3.6 रुपीज़ है। सर हर एक शेयर पे आपने जो रिटेन करा है वो 3.6 रुपीज़ है, जो कि टोटल का 40% बैठता है। यानी कि टोटल कमाया कितना होगा सर? टोटल कमाया होगा 9 रुपये, बराबर। टोटल कमाया होगा हमने 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये में से हमने 3.60 रिटेन कर लिया, तो पे आउट कितना करा होगा भाई? सर 5.40 हमने
डिविडेंड पे आउट कर दिया होगा। चलिए, तो पहली लाइन को हमने इंटरप्रेट कर लिया है। कंपनी इज फोर्सिंग अ ग्रोथ ऑफ 10% पर एनम इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल में कंपनी कितनी ग्रोथ देख रही है? 10%। और उसके बाद सर 8% ग्रोथ हो जाएगी कांस्टेंट। सर ये क्या है? सर जब हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ा था तब तो हमने खाली एक ही ग्रोथ रेट देखा था। हाँ बेटा, हमने मल्टीपल ग्रोथ रेट का भी क्वेश्चन करा हुआ है जो कि हमारे साथ डिविडेंड डिसीजन के अंदर कवर होता है। ठीक है, सर मल्टीपल ग्रोथ रेट में कैसे करेंगे बताता हूँ भी। तो अभी ध्यान रखो, पहले 2 साल हमारा 10% ग्रोथ रेट होगा, आगे आने वाले सालों में 8% ग्रोथ रेट होगा। कंपनी सर इतना ही पे आउट करती रहेगी आगे। ठीक है जी। अगर सर इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यानी कि ये हमारा डिस्काउंटिंग रेट हो गया, वो कह रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो हमारी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। सर ये क्या भला है? देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। सर फ्यूचर कैश फ्लोज क्या क्या होंगे बेटा? अगर मैं देखूं, आज मेरा रिटेन्ड अर्निंग है 5.4, सॉरी डिविडेंड है मेरा आज 5.4। आप क्या मुझे बता सकते हो नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना होगा? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, इस साल 5.4 है तो नेक्स्ट ईयर में 10% ग्रो कर गया होगा, तो इंटू 1.1 कर देंगे। क्या मुझे आप इससे नेक्स्ट ईयर में बता सकते हो कितना डिविडेंड होगा? सर 2 बार ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ जी सर। और सर सेकेंड ईयर के बाद से हमारी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी। तो बेटा जब हमारी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है तब हम क्या कर सकते हैं? हम आराम से शेयर प्राइस निकाल सकते हैं। तो देखते सर, सर 5.94 का डिविडेंड देंगे हम एक साल के एंड पे। सर 2 साल के एंड पे देंगे हम 6.534 का। और मान लो अगर सेकेंड ईयर के एंड पे मैं अपना शेयर बेच दूं तो उससे भी तो कैश इनफ्लो आएगा। बिल्कुल आएगा। तो बेटा सेकेंड ईयर के एंड पे हमारे शेयर की वैल्यू क्या होगी? सर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला लगाते हैं, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर। सर सेकेंड ईयर के एंड पे निकालना है, मतलब P0 की जगह P2 हो जाएगा, तो D1 की जगह क्या होगा? D3 हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे भी D2 कर देते हैं। नहीं भाई, जब P0 के लिए D1 उठा रहे हो, जब P0 के लिए D1 उठा रहे हो तो P2 के लिए तो D3 लेना पड़ेगा ना। तो D3 कितना आएगा? सर इस पे ना 1 साल की ग्रोथ और लगा देते हैं, 10% और लगा दें। नहीं सर, अगले साल कितना ग्रो होगा बेटा? अगले साल होगा 8% ग्रो, तो ये हो जाएगा 1.08 अपॉन सर KE कितना है बेटा? जितना हमारा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है माइनस ग्रोथ रेट जो हमारा 8% रहने वाला है। तो देखते सर कितना आ जाएगा हमारा शेयर प्राइस अगर हम बेचते हैं तो। ये आ जाएगा सर 117 रुपये .612। ठीक है, तो बेटा ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज आ गए। इसे 14% पे हम डिस्काउंट करेंगे, हमारी आज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में यही करा है इन्होंने। ठीक है, पहले साल का डिविडेंड उससे पहले डिस्काउंट रेट से कर दिया, दूसरे साल का डिविडेंड उसे दूसरे साल के डिस्काउंट रेट से कर दिया। यहाँ पे ये शेयर की वैल्यू निकाली, हमने कैसे निकाली थी? सही तो निकाली थी ना, 6.534 इंटू 1.08 डिवाइड बाई 14% माइनस 8%। बिल्कुल सर, वही एक यहाँ पे करा है। अरे 15% है क्या? बता देते यार, 15% है, हमारी जगह 14 लिखते जा रहे हैं, तो 15% रहेगा भाई यहाँ पे। हाँ जी सर, हम तो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, हम तो बता चुके थे आपको 15% पता है मुझे। चलिए 15% कर लिया यहाँ पे। इसके हिसाब से सर सॉल्व कर लेंगे, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी 86.33। तो बेटा इसे हम कहते हैं मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, और अगर हमारे ग्रोथ रेट 2 होते हैं तो हम उस तरीके से निकालते हैं। आप देखोगे स्टडी में भी एक क्वेश्चन है, वहाँ पे 4 साल अलग ग्रोथ रेट दिया और 4 साल के बाद एक साथ दिया है। अगर आप पुराना स्टडी मटेरियल देखोगे तो इसके अंदर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है सर? यहाँ पे ना जो लास्ट ईयर का शेयर बेचने के बाद जो पैसा है वो ना टू द पावर 2 की जगह टू द पावर 3 ले रखा है, जो कि गलत है। मतलब उस केस में क्या ले रखा है? 4th ईयर की जगह 5th ईयर का डिस्काउंटिंग रेट लगा रखा है। नहीं सर, 4th ईयर का ही लगेगा। वो क्वेश्चन वो गलत प्रिंटिंग है इंस्टीट्यूट की बुक में, और इंस्टीट्यूट ने बाद में उस पर कॉरिगेंडम भी दिया है। तो मैं बताता हूँ फिर से उन बच्चों को जो उसी सॉल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, बेटा टू दी पावर 5 नहीं, टू दी पावर 4 है। दिखा दूँ क्या? चलो दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे।
नहीं, बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास उस चीज़ के लिए, और सबका एक ही कॉमन डाउट होता है भाई कि सर वहाँ तो स्टडी में ऐसे कर रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ गया भाई, सॉरी, डिविडेंड डिसीजन, ये रहा। ओहो, डिविडेंड खुल नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना जाके, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। चलिए जी, नया क्वेश्चन देख लेते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है मैं 40 लाख। अच्छा सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। EBIT इज इक्वल टू PBIT, EBT इज इक्वल टू PBT, EAT इज इक्वल टू PAT। ठीक है जी, सब सेम है भाई भाई। ठीक है, टैक्स रेट है 30%। सर इक्विटी शेयर है 40 लाख रुपए के, 10 रुपये की एक फेस वैल्यू है, तो 4 लाख हमारे पास शेयर होंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट। ठीक है, तो रिटेंशन कितना हो जाएगा सर? रिटेंशन भी 50% हो जाएगा। ये सब हमें दे रखा है। अब आगे हमसे क्या बोला है? वो कह रहे हैं वॉल्टर मॉडल के हिसाब से आपको प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। ठीक है, वॉल्टर मॉडल क्या कहता है सर? वॉल्टर मॉडल कहता है, क्या कहता था? DR/KE, E-D/KE, यही कहता है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल यही कहता है। अब हमें सर क्या क्या देना है इसमें? सर डी कितना है बेटा? डिविडेंड पे आउट कितना है? सर 4 लाख शेयर हैं, इस पर हमने कितना कमाया? सर 40 लाख तो कमाया हमने, लेकिन 30% टैक्स चला गया, तो हमने 28 लाख कमाया। 4 लाख शेयर पे 28 लाख, तो हमने 7 रुपये पर शेयर कमाया है। 50% रोक लेते हैं, 50% दे देते हैं, यानी कि डिविडेंड होगा 3.5 रुपये का। सर इन्वेस्टमेंट कितना है? 18%, और KE कितना है? 15%। ठीक है, और हमारा अर्निंग कितना है सर? 7 - 3.5, ये रिटेन्ड अर्निंग हो गई, डिवाइड बाई 15%। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका शेयर प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 4.2 + 3.5 डिवाइड बाई 0.15, 51.33। हमारा शेयर प्राइस आ गया था 51.33। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भैया ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हम कहेंगे भाई इन्वेस्टर खुद से कमा रहा है तो 15% कमा रहा है बाहर, कंपनी कमा के दे रही है उसे 18%, तो भैया पैसा इसी में पड़ा रहने दो, ऑप्टिमम पे आउट इज 0। ठीक है, वो कह रहे हैं सर डिटरमाइन करो, पहले पार्ट का आंसर देख लेते हैं। 51.33 आ गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो? टू डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो बाई अप्लाइंग वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला एज्यूमिंग द शेयर प्राइस 48। अच्छा, अब उन्होंने पे आउट रेशियो बताया नहीं है, उन्होंने कहा कि भैया हमारा जो शेयर प्राइस है 48 है, अब बताओ कितना पे आउट करा होगा। चलो जी देख लेते। फॉर्मूला तो वही है, ले दे के, फॉर्मूले में तो कुछ फर्क है नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसने कह दिया पीओ तो है 48, डिविडेंड मुझे पता नहीं, तो मान लेते डिविडेंड एक्स है, डिविडेंड मान लेते एक्स है, तो सर अर्निंग तो हमें पता है, तो रिटेन अर्निंग कितनी हो जाएगी? 7 - x अपॉन 15%। चलिए जी इसे सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 7 × 1.2, 8.4 - 1.2x, तो ये आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.2, x इज इक्वल टू 6। मतलब सर 7 में से जब 6 रुपये पे करूंगा तब जाके मेरा 48 रुपीज आएगा, तो 6/10 सर हमारा पे आउट हो जाएगा 85.714%। तो आपने देखा सर एक ही फॉर्मूला था प्यारा सा, उसी के अराउंड 5 नंबर का इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। चलिए जी, यहां तक सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखते सर हमारा मई 25 में क्या क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट वाले अटैक में। वाई लिमिटेड प्रोड्यूसेस एनर्जी ड्रिंक्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। बेटा एक सेकंड देना। हाँ जी बच्चों, तो हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वाई लिमिटेड प्रोड्यूसेस एनर्जी ड्रिंक्स इन डिफरेंट फ्लेवर। ठीक है सर, हाई डिमांड की वजह से इन ये जो कमाते हैं 25% कमाते हैं, मतलब बेटा आर इनका 25% है।
कंपनी सर जो रिटेन करती है वो 60% करती है। अभी पी रेशो इनका 8 है और ईपीएस इनका 10 रुपये है, ठीक है। वो कह रहे हैं गॉर्डन मॉडल के हिसाब से, देखिए उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से वो कह रहे हैं रिटेंशन रेशो कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनना, रिटेंशन रेशो कितना होना चाहिए कि आपका पीई रेशो 12 बन जाए, ठीक है। ठीक है, और जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है वो 20% है, यानी कि आपको केई दे रखा है। तो सर हुआ क्या बेसिकली, केई है 20%, ठीक है, आर है 25%। सर एग्जिस्टिंग केस में आपका सर बी है 60%, पीई है 8 टाइम्स और एमपीएस है बेटा आपका, सॉरी ईपीएस है आपका 10 रुपीज़, ठीक है जी। ये तो आपको एग्जिस्टिंग में दे रखी चीज़ें। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग तो मेरी कांस्टेंट रहती है, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू सिनेरियो हो। अब आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है पहले ये समझो। उसने कहा है कि पीई रेशो हमारा 12 कब रहेगा, कितना रिटेंशन करें हम कि पीई रेशो हमारा 12 बन जाए, ठीक है जी। तो सर देखना पड़ेगा कितना हम करें। अब हमें ना सर दिमाग में इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन हमें गॉर्डन का फॉर्मूला पता है। गॉर्डन कहता है P0 इज इक्वल टू ई 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस जी। चलो इसको और छोड़ो, इससे ऐसे लिख देते D1, यही कहता है सर P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। बिल्कुल सर, क्या मैं D1 को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भैया अर्निंग में से रिटेंशन हटा दो वो हमारा डिविडेंड है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, P0 इज इक्वल टू ई 1 माइनस बी कर दिया अपॉन के ई माइनस जी। सर ये भी तो डी ही है, सर ये भी तो कंप्यूटेशन ऑफ डी है। सर अर्निंग में से रिटेंशन घटा दो तो क्या आता है हमारा डिविडेंड, ठीक है जी। सर ई को इधर ले गए, यानी कि P0 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन के ई, और जी को भी क्या लिख दिया सर बी इंटू आर। हमें पता है सर एमपीएस अपॉन ईपीएस क्या होता है, पी। तो इन्होंने बेसिकली ये फॉर्मूला बना दिया, कुछ नया नहीं था, उसी फॉर्मूला को बना दिया था के ई इंटू बी इंटू आर, ठीक है। तो बेटा पीई हमें कितना चाहिए, सर पी हमें चाहिए 12, रिटेंशन कितना होना चाहिए सर वही तो निकालना है, के ई कितना है 20% और सर आर कितना है 25%। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा रिटेंशन रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2.4 माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस बी। सही, इधर हो जाएगा 2b, इधर हो जाएगा 1.4 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 70%। यानी कि सर अगर मैं रिटेंशन करता हूं 70% की, तो उस केस में मेरा जो पीई है वो सर कितने पे मेंटेन हो जाएगा, 12 पे। तो यही इन्होंने लगाया, बस इन्होंने सर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, इसी बच्चों को लगा यार ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया। नया कुछ नहीं है सर, इसी के बेसिस पे डिराइव करके निकाला है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे से 70%, पार्ट 1 डन है। पार्ट 2, हाँ सर एग्जाम में कई बार इतना दिमाग नहीं चल पाता है, तो थोड़ा खुला रखिए, देखिए भाई गॉर्डन मॉडल बोला है, गॉर्डन मॉडल का कौन सा फॉर्मूला होता है उसको लेके सॉल्व कर दीजिए। अच्छा सर अगर मैं ये दिमाग में नहीं भी लगाता, अगर मैं ये दिमाग में नहीं भी लगाता तो मेरे पास ये फॉर्मूला तो था नहीं था, बिल्कुल। अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए था, मुझे सर इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहिए जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमने बस वही करा है और कुछ नहीं करा है, ठीक है जी। तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ करा है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर इफ वाई लिमिटेड अचीव अबव मेंशन टारगेटेड पीई रेशो। वो कह रहे हैं अगर ऊपर वाला पीई रेशो अचीव कर लिया तो 1 साल बाद आपका शेयर प्राइस क्या होगा। तो पहले भाई आज का शेयर प्राइस निकाल दें। सर हमें पता है पी रेशो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। जब ईपीएस हमारा 10 रुपये है, पीई रेशो हमारा 12 है, तो हमारा एमपीएस हो गया 120 रुपये। ये तो आज का है। सर 1 साल बाद का क्या होगा, सर 1 साल बाद का ग्रोथ रेट लगा दो। 70% बी है, 25% आर है, ग्रोथ रेट हो गया 17.5%। तो 120 रुपये में 17.5% हमने जोड़ दिया, तो 141 रुपीज़ हमारा
क्या बन गया सर, शेयर प्राइस आफ्टर 1 ईयर बन गया है। ये भी सर पूछा पहली बार इंस्टीट्यूट ने, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ नया करना पड़ा उसके अंदर। चलिए, और थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, विल देयर बी चेंज इन रिटेंशन रेशो इफ कंपनी वांट्स टू मेंटेन पीई ऑफ 10 इन करंट ईयर गिवन दैट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टर इज 17.5%। अब वो कह रहे हैं कि भैया पीई हमें 10 मेंटेन करना है और जो केई है वो मेरा चेंज हो गया 17.5% हो गया। तो अगेन सर यही फॉर्मूला लगाएंगे सर, केई 17.5%, आर तो हमारा 25% है ही, और पी आ जाएगा हमारा 10। बेटा इस केस में आ जाएगा रिटेंशन रेशो 50%, और हम कहेंगे अगर आपकी केई 17.5% है, 17.5 है, और आपको पीई रेशो कितना 10 का मेंटेन करना है, तो आपको 50% पे आउट करना पड़ेगा। यानी कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक नई चीज सीख ली है कि भैया रिटेंशन रेशो कैसे निकालते हैं, डिजायर्ड रिटेंशन रेशो बेसिस पीई रेशो। चलिए जी, वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया। सर मई 25 में ही एक और क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू एच लिमिटेड। क्या है सर, ईपीएस है 3 रुपये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। कितना पे आउट करा ये नहीं बताया उन्होंने पूछा है कि क्या मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस होगा वॉल्टर के हिसाब से। देखो बेटा, कंपनी ज़्यादा कमा रही है इन्वेस्टर से, तो सर हमें 0% पे आउट करना चाहिए, तो 0% पे आउट पे मैक्सिमम होगा और 100% पे आउट पे मिनिमम होगा। चलिए सर निकाल देते हैं वॉल्टर के हिसाब से। अगर सर 0% पे आउट है तो डिविडेंड 0, 20/15 ऑफ 3 - 0/15%। तो बेटा अगर 0% पे आउट करेंगे तो ये शेयर प्राइस होगा। और बेटा अगर हम इस पे देखें, अगर हम सारा पे आउट कर दें, यानी कि सर 3 - 3 कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो कितना आएगा देख लेते हैं शेयर प्राइस। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 3 × 20 / 15, 4 / 0.15, ये आ गया बेटा 26.67% मैक्सिमम शेयर प्राइस, और मिनिमम कितना आएगा 20 रुपये। ठीक है जी, तो हमने सर मैक्सिमम और मिनिमम शेयर प्राइस निकाल दिया है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम है 26.67 और मिनिमम है 20 रुपीज़। तो बेटा इसके साथ हमने बहुत इफेक्टिव तरीके से 4 चैप्टर अपने फिनिश कर लिए हैं एफएम के। बेटा यहाँ पे हम पार्ट 1 कंक्लूड करते हैं, 2 पार्ट के अंदर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में सर हमने 4 चैप्टर कर लिए, पार्ट 2 में बचे हुए 3 चैप्टर करेंगे, यानी कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल एंड रेशियो एनालिसिस। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कल दूसरे पार्ट के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कमेंट कर देना। कुछ नया सीखा हो आपने, जो आपने अभी तक ना पढ़ा हो, छूट गया हो आपसे या आपको ना पढ़ाया गया हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बेटा आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट करने हैं तो आप डेफिनेटली मेरी बेसिक टू एडवांस वाली रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं पार्ट 2 में। देखना बहुत डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को उसमें भी मिलेगा। चलिए जी, बाय बाय एंड टेक केयर।